अंधेरे बार के एक कोने में एक छोटी सी लड़की बारिश में कांपते हुए अपने छोटे भाई को कसकर गले लगाए हुए थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि शक्तिशाली कॉरपोरेशन का मालिक चुपचाप खां इस दृश्य को देखकर रो रहा था। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। चमत्कारी कृतज्ञता की कहानी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें, ताकि मुझे और भी सार्थक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिले। दोपहर की अचानक आई बारिश शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने जर्जर बहार पर टूट पई, जहां फटी पुरानी तिरपाल की चादरें भी बचाव के लिए नाकाई थीं। बारिश का पानी भारी बूंदों के रूप में सूनी पई दुकानों पर टपक रहा था। लोग जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रहे थे और हर कोई तेजी से छिपने की जगह ढूंढ रहा था। इस अफरा तफरी के बीच बाहर के एक नम और अंधेरे कोने में एक ऐसा दृश्य उभर रहा था जिसे देखकर किसी का भी गला भर आए। एक दुबली पतली लड़की जिसके कपड़े पानी से भीगे हुए थे, अपने छोटे भाई को कसकर सीने से लगाए हुए थी। वह ठंड से कांपते हुए धीरे धीरे लोरी गा रही थी। उसकी कमोर आवाज बारिश की बूंदों में मिल गई थी, जैसे कोई नाहुक धागा तूफान के बीच जीवन से चिपके रहने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दूरी पर एक चमचमाती काली कार रुकी, जो उस गरीब बागार के बीच में आंखों को चकाचौंध कर रही थी। ड्राइवर ने सावधानी से दरवाजा खोला और जो शख्स बाहर निकला वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह राठौर थे, जो एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट समूह के अध्यक्ष थे, जो अपनी दौलत और कठोरता के लिए जाने जाते थे। वह यहाँ सिर्फ एक व्यापारिक भागीदार के साथ एक रूरी मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन एक पल के लिए जब उनकी नज़र अनजाने में बाहर के उस कोने पर पई तो वह अचानक रुक गए। सामने का दृश्य देखकर विक्रम स्तब्ध रह गए। लगभग 12 साल की एक बच्ची, जिसके छोटे छोटे हाथ उसके दुबले पतले भाई को पूरी तरह से ढके हुए थे। उसका चेहरा बारिश और धूल से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक दुर्लभ दृढ़ता चमक रही थी। वह लक्की न तो रो रही थी और न ही शिकायत कर रही थी, बस धीरे धीरे अपने भाई को झुला रही थी, मानो अपनी छोटी बाहों में एक सुरक्षित दुनिया बनाने की कोशिश कर रही हो। उसका छोटा भाई शायद 6-7 साल का, जिसका चेहरा पीला पक गया था और होंठ ठंड से नीले हो गए थे, अपनी बहन के कंधे पर सिर रखकर सोई डेली है गया था। विक्रम, वह आदमी जो अरबों के सौदों से घूरा था, जिसने सबसे शानदार जीवन देखा था, उसे लगा जैसे किसी ने उसका सीना जक लिया हो। वह बरामदे के नीचे चुपचाप खे रहे बारिश की बूंदों को अपने महंगे सूट पर पुनने दिया। उनकी आंखें उन 2 बच्चों से नहीं हट रही थीं। एक पल के लिए उन्होंने खुद को देखा कई साल पहले, एक लड़का जिसने अपनी मां को जल्दी खो दिया था। वह भी बारिश की रात में कांप रहा था, गर्क सिर। इतना था कि वह भाग्यशाली था कि उसके पिता उसे एक अमीर परिवार में वापस ले आए थे, लेकिन इन 2 बच्चों के पास शायद कोई नहीं था। बारिश और तेज हो गई। पास के एक दुकानदार ने सिर हिलाते हुए एक लंबी सांस छोई। बेचारे 2 बच्चे, हर रोज उन्हें कबाब बीनते देखता हूं, रात को इसी बागार के कोने में सो जाते हैं। मां मर गई, पिता न जाने कहां गायब हो गया। वही बहन मां की जगह भाई को पाल रही है, पता नहीं कैसे गुहारा करते हैं। ये शब्द विक्रम के दिमाग में चाकुओं की तरह चुभ गए। वह मुहे, लेकिन फिर कदम नहीं बढ़ा सके। एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें वहीं रोक दिया, उन्हें और ध्यान से देखने पर मजबूर कर दिया। और ठीक उसी क्षण उनकी नर उस लड़के के गले में पहने पुराने ताबी पर रुक गई। समय के साथ धुंधला होने के बावजूद उस पर एक ही शब्द सार सार खुदा हुआ था, राठौर। विक्रम का दिल ओर से धड़कने लगा। उनके हाथ हल्के से कांपने लगे। यह उनका उपनाम था, उस शक्तिशाली वंश का उपनाम जिससे वह ताल्लुक रखते थे। उस पल एक धुंधली याद तहा हो गई।
उनके पिता के पास एक गुप्त पत्र था जिसमें एक खोए हुए बच्चे का इक्र था जो परिवार का खून था। वह पत्र कई साल पहले परिवार में किसी ने छिपा दिया था। उन्हें लगा था कि वह भूल गए हैं, लेकिन अब वह छवि फिर से जीवित हो उठी सामने के दृश्य के साथ मिलकर उन्हें हैरान कर दिया। लेकिन बारिश अभी भी मूसलाधार बरस रही थी। लड़की ने धीरे से अपने भाई के कान में फुसफुसाया, सो जाओ, डरो मत, दीदी यहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी जैसा मां ने कहा था। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। वह छोटी सी आवाज़ विक्रम के कानों में पई उस ठंडी दीवार को चीरती हुई जो उन्होंने इतने सालों में खई की थी। उनकी आंखें धुंधला गईं, पता नहीं बारिश की वजह से या आंसुओं की वजह से। उस पल एक ऐसी दुनिया जो कभी एक दूसरे को छूती नहीं थी, एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति की दुनिया और दो अनाथ आवारा बच्चों की दुनिया, और से टकराई एक ऐसी कहानी की शुरुआत करते हुए जो उनके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली, ऐसा लगा जैसे उनकी सांस भी भारी हो गई हो। कितना समय हो गया था जब उन्होंने अपने दिल को जरूरतमंद लोगों के जीवन के दृश्यों से प्रभावित नहीं होने दिया था। जिस दिन से उन्होंने व्यापार की दुनिया में कदम रखा था, उन्होंने पैसे और शक्ति के अलावा सब कुछ नजरअंदाज करना सीख लिया था। कठोरता को एक अनिवार्य शर्त मान लिया था। लेकिन अब सिर एक पल में उन दो बच्चों को देखकर इतने सालों में बनाई गई उनकी ठंडी दीवार ढहती हुई लग रही थी। ड्राइवर ने देखा कि वह बहुत देर से खड़े हैं और कार में नहीं आ रहे हैं, तो वह झिझकते हुए पास आया, सर बारिश तेज है, आपको ठंड लग जाएगी, हमें चलना चाहिए। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अभी भी उस कांपती हुई लक्की पर टिकी हुई थीं जो प्लास्टिक की एक थैली को कसकर पके हुए थी, जिसमें कुछ प्लास्टिक की बोतलें और पिचके हुए बियर के कैन थे, जो उसके पूरे दिन की कबां बीनने की मेहनत का फल था। वह बच्ची अपने छोटे से शरीर से अपने भाई को सीधी पड़ने वाली बारिश की बूंदों से बचाने की कोशिश कर रही थी। साग की टिमटिमाती रोशनी में प्रिया का चेहरा उसकी उम्र से यादा बहा लग रहा था। उसकी बई बई गोल आंखों में एक गहरी उदासी थी जिसे बई भी मुश्किल से सह पाते। विक्रम को अचानक अपनी बेटी अनन्या की याद आई, जो इस साल 12 साल की थी, जो रेशम और मखमल में रहती थी, जिसके चारों ओर नौकर चाकर थे, जिसे हल्की सी खांसी आने पर भी एक निजी डॉक्टर देखता था। और यह लकी उसी उम्र की अपने कंधों पर एक छोटे से परिवार का बोझ उठाए हुए थी। इस विरोधाभास ने उनके दिल में दर्द पैदा कर दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और ड्राइवर को इंतजार करने का इशारा किया। उनके कदम बाहर के कोने की ओर बढ़े। आसपास के लोग हैरान हो गए, धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, अरे यह तो विक्रम सिंह हैं, बहे कॉरपोरेशन के मालिक। वह उन आवारा बच्चों के पास क्यों जा रहे हैं? जब वह पास पहुंचे तो प्रिया ने तुरंत अपने भाई को और कसकर पक लिया। उसकी आंखों में सतर्कता और डर था। उसे लगा कि वह कोई अजनबी है जो उसके भाई को छीनने या उन्हें भगाने आया है। उसके पीले होंठ कांपे, आवाज कांपती हुई, लेकिन दृढ़ थी, चाचा पास मत आना, मेरा भाई सो रहा है, अगर तुमने उसे डराया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उस बात ने विक्रम को रोक दिया। बहुत समय हो गया था किसी ने उनसे इतने चुनौतीपूर्ण लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी, खासकर एक दुबली पतली फटेहाल लक्की ने। लेकिन नाराज होने के बजाय उन्हें अपने सीने में एक ताधार आधाले हिम्मत नहीं की थी। अजीब सी गर्मजोशी महसूस हुई। एक साहस, एक बच्चे का अपने भाई के लिए स्वाभाविक प्रेम उनके दिल की गहराई तक छू गया था। विक्रम धीरे से झुके, अपनी आवाज धीमी करते हुए, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। प्रिया की काली आंखें अचानक उदास हो गईं। उसने अपना चेहरा घुमा लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई, मेरी मां मर गई है,
पापा हमें छोकर चले गए और कभी वापस नहीं आए। मेरे पास सिर्फ मेरा भाई रोहन है। एक ठंडी हवा का झोंका लक्की के गीले बालों से घुरा जो उसके आधे चेहरे को ढक रहा था। विक्रम को लगा जैसे उनका गला भर आया हो। वह जवाब सरल, लेकिन एक चेतावनी की घंटी की तरह उस डर को जगा रहा था जिसे उन्होंने गहराई से दफन कर दिया था। मां के बिना बचपन की यादें, अपने पूर्वजों की हवेली के गेट के बाहर भटकने के दिन, एक हाथ के इंतहार में जो उन्हें अंदर खींच ले। विक्रम ने अपना कोट उतारकर उस लक्की के कंधों पर डालने के लिए हाथ बहाया, लेकिन रुक गए। एक हिचकिचाहट पैदा हुई। क्या उन्हें इन दो बच्चों की दुनिया में कदम रखने का अधिकार है? एक ऐसी दुनिया जो गरीब होते हुए भी प्यार से भरी थी। उस भव्य लेकिन ठंडे जीवन से बहुत अलग जिसमें वह रहते थे। रोहन की हल्की खांसी ने उन्हें चौंका दिया। प्रिया ने जल्दी से उसे अपनी छाती से और सटा लिया। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपा रहे थे। मुंह से बुदबुदाते हुए, सो जा मेरे भाई, डरो मत, दीदी यहीं है। जैसा मां ने कहा था, मैं किसी को तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। यह बात फिर से दोहराई गई, यादा स्पष्ट, एक पवित्र शब्द की तरह। और ठीक उसी पल विक्रम ने उसके फटे हुए कपों के नीचे शक की रोशनी में चमकती हुई एक पुरानी चेन देखी। लकी का ताबी, जिस पर राठौर शब्द धुंधला खुदा हुआ था। उनका दिल ओर होर से धकने लगा। उन्हें अब बारिश की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, सिर अपने पिता की आवाज गूंज रही थी, बेटा याद रखना, इस परिवार में एक बच्चा है जो हमारा खून है, लेकिन उसे छो दिया गया है। एक दिन सच्चाई वापस आएगी। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनकी आंखें अंधेरी रात में चमक उठीं। वह निश्चित रूप से जानते थे कि यह मुलाकात महज एक संयोग नहीं थी। नियति ने दो विपरीत दुनियाओं को, एक तरफ आवारा क्रूरतमंद बच्चे और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली आदमी जो पूरे कॉरपोरेशन को नियंत्रित करता है, एक दूसरे से मिला दिया था। और यहां से एक तूफान उठेगा जो राठौर परिवार को हिला देने के लिए काई होगा। उस बारिश की रात बीत गई, लेकिन उन दो बच्चों की छवि विक्रम के दिमाग में छपी रही, जिससे वह पूरी रात सो नहीं पाए। इतने सालों से वह लाभ के आंकों और साजिशों से भरी तनावपूर्ण बैठकों के आदी हो गए थे, लेकिन कभी भी इतनी छोटी सी छी ने उन्हें इतना प्रभावित नहीं किया था। लकी की दृढ़ आंखें, राठौर शब्द वाला पुराना ताबी और फुसफुसाहट, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी जैसा मां ने कहा था, उनके दिमाग में गूंजती रही। अगली सुबह हमेशा की तरह कंपनी जाने के बजाय विक्रम सीधे पुराने बाहर की ओर चले गए। दिन का हलचल भरा नारा ठंडी बारिश की रात से बिल्कुल अलग था। ताही सब्जियों की दुकानें, विक्रेताओं की ऊंची आवाज़ें, लेकिन वह सिर्फ एक परिचित चेहरे की तलाश में थे। और फिर उन्होंने उसे देखा, प्लास्टिक के कचरे के ढेर के बीच प्रिया एक एक बोतल उठा रही थी, जबकि रोहन एक बिजली के खंभे के कोने में इंतजार कर रहा था। उसके हाथ एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली को कसकर पके हुए थे, जैसे कि अपनी सारी संपत्ति खोने से डर रहा हो। विक्रम आगे बढ़े, लेकिन इस बार वह एक शानदार सूट में नहीं थे, बल्कि एक साधारण शर्ट पहने हुए थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी चमक दमक बच्चों को और सतर्क कर दे। जब वह पास पहुंचे तो प्रिया तुरंत अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अभी भी कल रात जैसी सतर्कता थी। चाचा, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? हमारे पास लेने के लिए कुछ नहीं है। विक्रम धीरे से मुस्कुराए, अपनी आवाज धीमी करते हुए, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, मैं सिर्फ थोड़ी मदद करना चाहता हूं। तुम दोनों ने कुछ खाया है? प्रिया चुप रही। उसे अजनबियों पर भरोसा नहीं था, खासकर अच्छे कपड़े पहने वयस्कों पर। लेकिन जब उसने अपने भाई के पेट से गुगू की आवाज सुनी, तो प्रिया की हिचकिचाती आंखों में एक हलचल हुई। विक्रम ने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुहे, और कुछ मिनटों बाद
पास की एक छोटी सी दुकान से गरम खाने के 2 डिब्बे लेकर लौटे। खाने की भाप उठ रही थी, जिसे देखकर रोहन की आंखें बब्बी हो गईं, जबकि प्रिया अपने बोर्डे के 2 डिब्बे लेकर लौटे। होंठ काट रही थी, उसके चेहरे पर आत्म सम्मान और भूख के बीच एक भयंकर संघर्ष था। आखिरकार रोहन की सूखी खांसी ने चुप्पी तोड़ी। प्रिया ने एक लंबी सांस ली, अपने भाई को नीचे बिठाया और फुसफुसाया, खा लो, लेकिन चाचा को धन्यवाद कहना याद रखना। रोहन ने अपनी बबी बबी गोल आंखों से ऊपर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद चाचा। विक्रम ने धीरे से लड़के के सिर पर हाथ फेरा, एक परिचित एहसास लौट आया। बहुत समय हो गया था जब उन्होंने अपनी बेटी के अलावा किसी और बच्चे को छुआ था, लेकिन हवेली की मीठी दुलार के विपरीत इस स्पर्श ने उन्हें कंपा दिया, जैसे कि वह किसी पवित्र चीज से जू रहे हों। जब दोनों बच्चे महे से खा रहे थे, विक्रम चुपचाप प्रिया के हाव भाव देख रहे थे। वह प्यार और समझदारी से अपने भाई के लिए खाना निकाल रही थी, लगातार कह रही थी, धीरे धीरे खाओ, कहीं फौंस न जाए। साथ था कि वह लड़की बहुत जल्दी एक बच्चे की मां बन गई थी। अपने कंधों पर वह जिम्मेदारी उठा रही थी जो उस उम्र में सिर पाई और खेलने के लिए होनी चाहिए थी। विक्रम ने धीरे से पूछा, तुम्हारी मां का नाम क्या था? प्रिया एक पल के लिए रुक गई, उसकी आंखें दूर कहीं खो गईं। आवा हवा की तरह धीमी थी। मेरी मां का नाम मीरा था। वह रोहन को जन्म देते समय मर गई। जाने से पहले मां ने मुझे यह चेन दी और कहा कि इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमारी झोंक को साबित करती है। प्रिया ने यह कहते हुए अपने भाई की शर्ट को थोड़ा ऊपर किया, जिससे राठौर शब्द वाला लकी का ताबीज दिखाई दिया। सुबह की धूप में यह एक अजीब सी गरिमा के साथ चमक रहा था, जैसे किसी भूली हुई अतीत का प्रमाण हो। मीरा, विक्रम का दिल ओर से धकने लगा। उस नाम ने उनकी यादों को झकझोर दिया। कई साल पहले अपने पिता की अस्पष्ट कहानियों में उन्होंने मीरा नाम की एक महिला के बारे में सुना था, जो उस पुरानी वसीयत से जूही थी जिसे परिवार ने जानबूझकर छिपाया था। अचानक उनके दिमाग में सभी टुकड़े जू गए, एक धुंधली लेकिन भारी तस्वीर बना रहे थे। विक्रम काई देर तक चुप रहे, फिर अचानक एक गहरी गर्म आवाज में बोले, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मां ने तुम्हें यह ताबीज रखने के लिए क्यों कहा था? लाइकी की आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर बुझ गईं। उनकी जगह एक उदास भाव आ गया। मां ने कहा था कि जब हम किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मिलेंगे तो उन्हें यह दे देना। वह व्यक्ति हमें हमारी सही जगह खोजने में मदद करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। यह बात विक्रम के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गई। वह समझ गए कि वह पहले सुराग के सामने खड़े हैं जो एक भयानक सच्चाई को उजागर करेगा। एक ऐसी सच्चाई जो राठौर परिवार को हिला देने के लिए काही होगी। उस सुबह जब वह बाहर से निकले तो विक्रम अपनी कार में चुपचाप बैठे रहे। उनके हाथ में वह रुमाल था जिसे प्रिया ने उन्हें पोंछने के लिए दिया था जब उन पर गलती से बारिश का पानी गिर गया था। एक पुराना फटा हुआ कपके का टुकड़ा, लेकिन करीने से तह किया हुआ था। किनारे पर अनाही ढंग से 2 अक्षर एम्सके हुए थे। विक्रम को एक झटका लगा। मीरा शर्मा, वह नाम जो कई साल पहले उनके पिता और उनकी बहन सुनीता के बीच तीखी बहसों में गूंजता था। उस समय वह जवान थे, पाई और व्यापार में व्यस्त थे, परिवार के मामलों पर कम ही ध्यान देते थे। लेकिन उन्हें अभी भी एक शाम की धुंधली याद थी जब उनके पिता अपने दफ्तर में बैठे थे। हाथ में एक पत्र था। उनकी आवाज़ भारी थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह संपत्ति असली खून के वारिस के लिए छोड़ देना। लालच को परिवार को डुबोने मत देना। उस समय विक्रम समझ नहीं पाए थे। कुछ दिनों बाद वह पत्र गायब हो गया और उनके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और फिर गुर गए। तब से यह कहानी दन हो गई थी। अब ये यादें तीव्रता से लौट आईं।
राठौर शब्द वाली चेन मैस, अक्षरों वाला रुमाल और उन दो बच्चों की मां की सलाह, सब कुछ जैसे एक छिपे हुए रहस्य की कियां थीं जो इतने सालों से दबी हुई थीं। विक्रम ने इसे नजरअंदाज न करने का फैसला किया। उसी दोपहर उन्होंने अपने भरोसेमंद सहायक श्री शर्मा को बुलाया जो उनके पिता के समय से परिवार में काम कर रहे थे। शर्मा जी, मुझे मीरा शर्मा नाम की एक महिला से जुही सभी आइलें चाहिए, लगभग 13-14 साल पहले की। सब कुछ, एक भी विवरण छूटना नहीं चाहिए। श्री शर्मा हैरान हुए, लेकिन यादा पूछने की हिम्मत नहीं की, सिर सिर हिलाकर आदेश स्वीकार कर लिया। उनकी बूही आंखों में कुछ चमका, जैसे कि वह भी उस नाम के बारे में जानते हों। उस रात परिवार की विशाल हवेली में विक्रम अकेले एक कप चाय के साथ बैठे थे। बाहर हवा पुराने पेहों के बीच सरसरा रही थी, लेकिन उन्होंने दीवार पर लगी परिवार की तस्वीर को देखा। उनके माता, पिता और सुनीता सभी शानदार और गर्वित दिख रहे थे, लेकिन वह तस्वीर अचानक ठंडी लगने लगी जब उन्होंने उन दो बच्चों के बारे में सोचा जो बाहर में भटक रहे थे, बारिश में कांप रहे थे। एक ही खून, लेकिन किस्मत कितनी अलग। वोन बजा श्री शर्मा का वोन था। सर, मुझे संग्रह में कुछ पुराने दस्तावेज मिले हैं। उनमें मीरा शर्मा नाम की एक लड़की का जिक्र है जो लगभग 15 साल पहले परिवार की कंपनी में काम करती थी, लेकिन इस आइल से कुछ पन्ने निकाल दिए गए हैं, खासकर रिश्तेदारों की जानकारी वाला हिस्सा। और अजीब बात यह है कि एक हाथ से लिखा पत्र है जिसमें सा लिखा है कि आपके पिता एक बच्चे के लिए एक ट्रस्ट फंड स्थापित करना चाहते थे, लेकिन मूल दस्तावेज गायब हो गया है। विक्रम ने ओन कसकर पक लिया। उनकी आवाज गहरी हो गई। वह सब तुरंत यहां ले आओ। पीले पक चुके पन्नों को पलटते हुए विक्रम का मन और भी उलझ गया। मीरा शर्मा का नाम सिर्फ एक बार नहीं आया, बल्कि उनके पिता की टेढ़ी मेई लिखावट के साथ भी था। यह बच्चा परिवार का भविष्य है। सच्चाई को दन न होने दें। विक्रम स्तब्ध बैठे रहे। तस्वीर धीरे धीरे साह हो रही थी। प्रिया और रोहन की मां सिर्फ एक गरीब महिला नहीं थी, बल्कि उनके पिता से उसका गहरा संबंध था, और वे दो बच्चे उनके असली कानूनी पोते पोती हो सकते थे, राठौर परिवार का खून। लेकिन अगर यह सच्चाई सामने आई तो क्या होगा? विक्रम सुनीता के बारे में सोचकर कांप गए। उनकी बहन जो हमेशा से महत्वाकांक्षी थी, हमेशा कॉरपोरेशन पर पूरा नियंत्रण चाहती थी। अगर उसे पता चला कि दो बच्चे राठौर खून के हैं जिनके पास विरासत का अधिकार है, तो वह निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगी। खिड़की के दरार से एक ठंडी हवा का झोंका आया। विक्रम ने सिर उठाया, अंधेरे में घूरते हुए। उनके दिमाग में प्रिया की बात गूंज रही थी। मां ने कहा था कि यह चेन संभाल कर रखना, क्योंकि यह हमारी झोंक को साबित करती है। यह अब एक बच्चे की भोली बात नहीं थी, बल्कि सच्चाई के वन वाली एक नसीहत थी। विक्रम कुर्सी पर झुक गए, एक गहरी सांस ली। वह जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे सर पर कदम रख दिया है जहां से वापसी नहीं हो सकती। एक ऐसा सर जो दबी हुई सच्चाई को फिर से खोजेगा, लालच और धोखे का सामना करेगा। ठीक उनके अपने परिवार के भीतर विशाल हवेली में पीली रोशनी विक्रम के विचारमग्न चेहरे पर पड़ रही थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में बागार के कोने में रहने वाले दो गरीब बच्चे एक पहतूहान का केंद्र बन जाएंगे, जो राठौर परिवार की झूठी शांति को उहा सकता है और न्याय के लिए एक आंसू भरी लड़ाई शुरू कर सकता है। अगले कुछ दिनों तक विक्रम का ध्यान कॉरपोरेशन की घनी बैठकों पर लगभग नहीं रहा। एक शानदार मीटिंग रूम में बैठे हुए, जहां स्क्रीन पर राजस्व के आंकड़े दिखाए जा रहे थे, उनका दिमाग प्रिया की आंखों, राठौर शब्द वाले ताबी और पुरानी आइलों में छपे मीरा शर्मा के नाम के बारे में सोच रहा था। उनके अंदर का शक बढ़ता जा रहा था, जैसे एक धीमी आग जो उनके सारे तर्क को जला रही हो। एक सुबह विक्रम ने स्वेच्छा से श्री शर्मा से उनके निजी कमरे में मुलाकात की आवाज धीमी करते हुए
मैं मीरा शर्मा के बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहता हूँ। जो कोई भी उन्हें जानता था, उसे ढूंढो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। श्री शर्मा थोड़ी देर हिचकिचाए, फिर एक लंबी सांस ली। सर, मुझे डर है कि यह आसान नहीं होगा। उस समय मीरा आपके पिता की सचिव के रूप में काम करती थी। वह शांत और कम बोलने वाली थी, लेकिन अफवाहें थीं कि उनके और बहे साहब के बीच एक विशेष रिश्ता था। बहे साहब के निधन के बाद उनके बारे में सभी आइलें अजीब तरह से गायब हो गईं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें छिपा दिया हो। उस बात ने विक्रम की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। अगर यह सच था तो प्रिया और रोहन बहुत संभवतः परिवार का खून थे, और जिसने सब कुछ छिपाया था, क्या वह उनकी अपनी बहन सुनीता थी, जो लंबे समय से कॉरपोरेशन में सत्ता हथियाने की इच्छा रखती थी? विक्रम ने खुद जांच करने का फैसला किया। शाम को सीधे हवेली जाने के बजाय वह एक जर्जर मदूर बस्ती में गए, जहां लोगों ने बताया था कि प्रिया की मां रहती थी। संकरी नम गली, टिमटिमाती सक्की बत्तियां। उन्होंने एक पुराने लखी के घर का दरवाजा खटखटाया, जहां शांति देवी, एक बुई फेरी वाली जो प्रिया की मां की सबसे अच्छी दोस्त ही रहती थी। शांति देवी ने विक्रम को देखा। एक अजनबी मेहमान की शानदार उपस्थिति देखकर चौंक गईं, लेकिन जब उन्होंने मीरा शर्मा का नाम सुना तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हे भगवान, तुम अभी भी मीरा को याद करते हो? वह बहुत अच्छी थी, पूरी जिंदगी दुख में गुहारी। उसने मुझे बताया था कि उसके बच्चे का पिता एक अमीर आदमी है, लेकिन वह कभी भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसने सिर एक ताबी रखा था, कहा था कि यही एकमात्र सबूत है। फिर वह छोटे बच्चे को जन्म देते समय मर गई। विक्रम का दिल बैठ गया। शांति देवी की कहानी प्रिया की बातों से पूरी तरह मेल खाती थी। उनके अंदर का शक अब डर और दर्द में बदल गया था। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि उनके पिता ने अपने असली पोते पोतियों को शक पर भटकने के लिए छोड़ दिया था, और उनके परिवार ने अनजाने में या जानबूझकर उन्हें नगरंदा कर दिया था। विक्रम ने भारी आवाज में और पूछा, शांति जी, जब मीरा जी का निधन हुआ तो क्या हमारे परिवार से कोई आया था? शांति देवी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। कोई नहीं। मुझे याद है कि एक शानदार कपड़े पहने महिला आई थी। उसने कुछ पैसे दिए और कहा कि बच्चों के पिता के बारे में कुछ भी न बताऊं। मुझे लगता है उसका नाम सुनीता था। वह नाम गोगाहट की तरह गूंजा। विक्रम स्तब्ध बैठे रहे। उनके शरीर का हर जो गया था। उनकी अपनी बहन सुनीता ने सब कुछ दंड कर दिया था, सच्चाई को छिपाया था और दो बच्चों को गरीबी में धकेल दिया था। वापस गाड़ी चलाते हुए रात का अंधेरा घना था। ऊंची रोशनी की किरणें ठंडी धारियों की तरह गुर रही थीं। विक्रम ने दांत भींच लिए। उनके अंदर एक तूफान उठ रहा था। उनकी शक्तिशाली बहन की छवि, जो हमेशा व्यापार की दुनिया में मीठी मुस्कान के साथ दिखाई देती थी, अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। जितना ज्यादा उन्होंने सोचा, उतना ही उन्हें समझ में आया कि जो हो रहा था वह सिर हिमशैल का सिरा था। इसके पीछे निश्चित रूप से अनगिनत काले रहस्य थे। घर पहुंचकर विक्रम अपने दफ्तर में चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें दीवार पर टंगी उनके पिता की तस्वीर पर थीं। तस्वीर में उनके पिता की आंखें जैसे सीधे उन्हें देख रही थीं, डांटते हुए और विनती करते हुए। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, आवाज भर्राई हुई थी, पिताजी, मुझे सुराग मिल गया है, लेकिन इस सच्चाई का मैं क्या करूं? उस रात विक्रम सोए नहीं। वह जानते थे कि जिस क्षण उन्होंने शांति देवी के लकी के घर में कदम रखा, उन्होंने खुद को एक तरनाक रास्ते पर डाल दिया था। एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ परिवार के रहस्यों को उजागर करेगा, बल्कि उन्हें अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही खून के धोखे का सामना करने पर भी मजबूर करेगा। अगली सुबह जब दिन की पहली किरणें खिड़की के शीशे से छनकर आईं, विक्रम पहले से ही अपने दफ्तर में बैठे थे। उनके सामने पुरानी आइलों का ढेर था। पूरी रात वह सोए नहीं थे।
शांति देवी द्वारा बताई गई हर बात उनके दिमाग में घूम रही थी। सब कुछ एक ही बिंदु की ओर इशारा कर रहा था। मीरा शर्मा वही महिला थी जिसका इक्र उनके पिता ने गुप्त पत्र में किया था, और प्रिया और रोहन बहुत संभवतः राठौर खून के थे। विक्रम ने और पुष्टि करने का ऐसला किया। वह राठौर परिवार के कुलदेवता मंदिर गए, जहां पीढ़ियों से वंशावली और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते थे। यह एक भव्य पुरानी इमारत थी, काई लगी ईंटों की दीवारें, लाल खपरेल की छत। जब उन्होंने प्रवेश किया तो वंश के प्रबंधकों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, क्योंकि वह वर्तमान में कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे और वंश में भी एक उच्च पद पर थे। धूप और अगरबत्ती के धुएं से भरे पूजा कक्ष में विक्रम ने पुरानी वंशावली की किताबें खंगालीं। उनकी आंखें 15 साल से भी पहले लिखे एक पन्ने पर रुक गईं, जहां उनके पिता के एक अस्पष्ट रिश्ते का उल्लेख था। पन्ने के किनारे पर एक धुंधली लिखावट थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खुरच दिया हो, लेकिन तिरछी रोशनी में वह अभी भी दो शब्द पलाप सकते थे, मीरा शर्मा। विक्रम को लगा जैसे उनका दिल ओर से धक रहा हो, उनका पूरा शरीर एक रहस्यमयी भंवर में खिंच गया हो। जितना गहरा वह गए उतना ही उन्हें डर लगा, और ठीक उसी क्षण एक ठंडा हाथ उनके कंधे पर रखा गया। वह मुहे यह उनकी बहन सुनीता थी। भाई, आज कैसे समय मिल गया? कुलदेवता मंदिर आने का उसकी आवाज़ कोमल थी, लेकिन उसमें जांच पताल छिपी थी। विक्रम एक पल के लिए रुके, फिर शांति से जवाब दिया, मैं सिर्फ वंशावली देखना चाहता था। कुछ चीजें हैं जो मैं कभी समझ नहीं पाया। सुनीता ने एक तिरछी मुस्कान दी, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। अतीत की कुछ बातों को शांत रहने देना ही बेहतर है। उन्हें खोदने से सिर परिवार में और उथल पुथल होगी। उस बात ने विक्रम को और भी यकीन दिला दिया कि वह सच्चाई जानती है, यहां तक कि वही है जिसने इसे छिपाया था। लेकिन उन्होंने तुरंत टकराव नहीं किया। वह मुस्कुराए, गाइलें समेटीं और चले गए पीछे। अपनी बहन की गणनात्मक आंखें छो गए। वापस जाते समय उनका मन अशांत था। हर जांच का कदम एक और रहस्य की परत खोल रहा था। जितना आगे वह बढ़े, उतना ही उन्हें लगा कि वह सिर्फ प्रिया और रोहन की जगह नहीं खोज रहे हैं, बल्कि अपने ही परिवार के भीतर एक बड़ी साजिश का सामना कर रहे हैं। उस रात विक्रम बागार में वापस गए बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खाना लेकर। प्रिया उन्हें देखकर हैरान हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कम सतर्कता थी। जब उसने पैकेट लिया तो उसने सिर झुकाया, धन्यवाद चाचा, लेकिन आप हम भाई बहन के लिए इतने अच्छे क्यों हैं? विक्रम ने लक्की की आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग एक अच्छा जीवन जीने के लायक हो प्रिया, और क्योंकि शायद मैं तुम दोनों का कुछ घरदार हूं। प्रिया उनकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाई, सिर्फ अपने होंठ भींचकर पैकेट को कसकर पक लिया, और विक्रम के दिल में पश्चाताप और भाव गया। उन दो बच्चों का हर भोला भाला भाव, हर शब्द उनके दिल में चाकुओं की तरह चुभ रहा था। उन्हें उस क्रूर सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर रहा था कि राठौर परिवार ने अपने ही खून को छो दिया था। जाने से पहले विक्रम ने रोहन की चमकती उम्मीद भरी आंखों को देखा। वह छोटा लाका, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कह रही हों, चाचा आप हमें बचाएंगे, है ना? उस पल विक्रम ने स्पष्ट रूप से देखा कि एक अदृश्य धागे ने उन्हें उन दो बच्चों की इस्मत से कसकर बांध दिया है। जब कार चली तो विक्रम ने अपना सिर कुर्सी पर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। उनके दिमाग में सिर एक शब्द गूंज रहा था, सच्चाई। वह जानते थे कि उनकी जांच का सर अभी शुरू ही हुआ है, और आगे उनके अपने परिवार के साथ एक कठिन लड़ाई होगी, जहां लालच और धोखा बहुत ज्यादा पहले से जमा चुके थे। राठौर परिवार की हवेली उस रात रोशनी से जगमगा रही थी। सुनीता का जन्मदिन भव्य रूप से मनाया जा रहा था। मेहमान सभी उच्च वर्ग के थे, शानदार कफे हौसी और बातचीत की गूंज।
लेकिन इस शानदार माहौल के बीच विक्रम का मन शांत नहीं था। वह मुख्य में पर बैठे थे, वाइन का गिलास उठाए हुए, लेकिन मुंह कव था। वह जानते थे कि उनके सामने उनकी बहन सुनीता है। एक चमकीले लाल गाउन में ध्यान से किया गया मेकअप, मुंह पर हमेशा एक शक्तिशाली मुस्कान। लेकिन वह जानते थे कि इस चमक दमक के पीछे एक गणनात्मक दिल है। मेहमानों के संगीत में डूब जाने के बाद विक्रम ने मौका देखकर सुनीता को चुपचाप बालकनी में ले गए। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी, हॉल की घुटन से बिल्कुल अलग। उन्होंने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, सुनीता, मैं तुमसे सीधे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने ही कई साल पहले मीरा शर्मा से जुड़े सभी कागज छिपाए थे? सुनीता एक पल के लिए रुकी, उसकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन फिर वह तुरंत हंस पई। आवाज में तिरस्कार था। भाई, बहुत समय बाद मैंने तुम्हें उस प्रकार बात है नाम का जिक्र करते सुना है। मीरा शर्मा सिर्फ एक नीच औरत थी। वह राठौर वंशावली में लिखे जाने के लायक कैसे हो सकती है? लेकिन पिताजी ने कहा था। विक्रम ने बीच में ही टोक दिया। आवाज भर्राई हुई थी कि एक बच्चा है जो असली खून का है, जिसे बचाने की जरूरत है। सुनीता ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उसके लाल होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। और तुम उन बातों पर विश्वास करते हो? पिताजी बूढ़े हो गए थे, उनकी याददाश्त ठीक नहीं थी। उन्होंने जो लिखा कौन जानता है कि वह सच था या बकवास? क्या तुम एक आवारा बच्चे को इस परिवार की हारों करों की संपत्ति में हिस्सा लेने दोगे? ये शब्द विक्रम के मुंह पर एक तमाचे की तरह थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि वह कांपने लगी। जितना यादा उन्होंने सुना, उतना ही उन्हें यकीन हो गया कि सुनीता ही वह है जिसने चुपचाप सच्चाई को दन कर दिया था, सिर्फ अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए। सुनीता, क्या तुम्हें पता है कि वे दो बच्चे कितनी मुश्किल में जी रहे हैं? उन्हें बाजार में सोना पड़ता है, बासी खाना खाना पड़ता है, इंदा रहने के लिए एक एक बोतल बीननी पड़ती है, जबकि हम यहाँ शानदार भोजन कर रहे हैं, डिजाइनर कपड़े पहन रहे हैं। क्या तुम्हें कभी पछतावा नहीं होता? बहन सुनीता हंस पई, एक कड़वी मुस्कान। पछतावा भाई, व्यापार की दुनिया में मजबूत इंदा रहते हैं, कमोर पीछे छूट जाते हैं। यही नियम है। वे दो बच्चे हमारी दुनिया के नहीं हैं। बेहतर होगा कि तुम उद्धारकर्ता बनने का सपना न देखो। विक्रम स्तब्ध रह गए। उनके सामने अब वह छोटी बहन नहीं थी जो बचपन में उनके पीछे पीछे घूमती थी, बल्कि एक महत्वाकांक्षी महिला थी जो अपनी शक्ति की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। बालकनी पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सिर पत्तों के बीच से गुरती हवा की सरसराहट थी। विक्रम ने अपनी बहन को घूरा। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। तुम चाहे जो भी कहो, मैं अंत तक जाऊंगा। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा और मैं उन बच्चों की रक्षा करूंगा। सुनीता थोड़ी लखाई, लेकिन फिर उसने अपना शांत भाव वापस पा लिया। आवाज तय थी, तो फिर तैयार हो जाओ भाई। एक बार जब तुम इस मामले में हाथ डालोगे तो तुम सिर्फ मेरे इला नहीं होगे, बल्कि मेरे पीछे खये परिवार के लोगों के इला भी होगे। तुम्हें लगता है कि तुम में इतनी ताकत है भाई? यह बात एक युद्ध की घोषणा की तरह थी। विक्रम चुप रहे, लेकिन अपने मन में उन्होंने फैसला कर लिया था। चाहे आगे का रास्ता कितना भी तूहानी क्यों न हो, वह सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। उस रात जब वह अपने कमरे में लौटे, विक्रम एक बहे आईने के सामने कागी देर तक खजे रहे। एक महंगे सूट में एक शक्तिशाली आदमी, जिसके बालों में सफेदी आ गई थी, अचानक खुद को अजनबी महसूस करने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन एक अलग मोड़ पर आ गया है, जहां सच्चाई, न्याय और प्रेम का सीधा टकराव लालच, झूठ और धोखे से होगा। और सबसे पहले जिसका उन्हें सामना करना था, वह उनकी अपनी सगी बहन थी। उस रात पार्टी छोड़ने के बाद विक्रम परेशान मन से अपनी निजी हवेली लौटे। शहर की नियॉन लाइटें कार की खिड़की से गुर रही थीं। उनके चेहरे पर टिमटिमाती रोशनी की धारियां डाल रही थीं, जैसे उनके अंदर की बेचैनी। वह जानते थे कि जिस क्षण सुनीता ने चुनौती दी थी,
वह आधिकारिक तौर पर एक मूक लेकिन भयंकर युद्ध में प्रवेश कर चुके थे, जहां दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका अपना खून था। दत्तर में प्रवेश करते ही विक्रम ने श्री शर्मा को इंतजार करते देखा। मैश पर एक मोटी पुरानी आइल थी। श्री शर्मा ने धीरे से सिर हिलाया। सर, मुझे संग्रह में कुछ और दस्तावेज मिले हैं जिन्हें सुनीता मैडम ने सील करवा दिया था। उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं था। विक्रम बैठ गए। हर पन्ना पलटते हुए उनका दिल ओर से धक रहा था। कुछ बैंक स्टेटमेंट थे जो दिखाते थे कि उनके पिता ने एक अलग खाता खोला था जिसमें नियमित रूप से एक निश्चित राशि मीरा शर्मा नाम की एक महिला को हस्तांतरित की जाती थी। उनके पिता के निधन के तुरंत बाद वह पैसा गायब हो गया। साथ ही एक अधूरा पत्र था जिसमें उनके पिता ने लिखा था, मीरा, विश्वास बनाए रखना। मैं तुम्हें और बच्चे को नुकसान नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना कि राठौर शब्द वाला ताबी ही प्रमाण है। विक्रम के हाथ उस परिचित लिखावट को छूते ही कांप उठे। हर अक्षर उनके दिल पर सीधा प्रहार कर रहा था, सच्चाई को उजागर कर रहा था। उनके पिता ने उस बच्चे को अपना खून माना था और ताबी आखिरी सबूत था। श्री शर्मा ने धीरे धीरे धीमी आवाज में आगे कहा, मुझे लगता है सुनीता मैडम यह सब अच्छी तरह जानती हैं। उन्होंने ही कई साल पहले उस ताबी को खोजने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन वह नहीं मिला। अगर आप अब इसे सार्वजनिक करते हैं तो वह निश्चित रूप से इसका सामना करने का कोई तरीका ढूंढेंगी। विक्रम ने आइल को ओर से बंद कर दिया। उनकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। उन्होंने फुसफुसाया जैसे खुद से कह रहे हों, अगर पिताजी उस बच्चे की रक्षा करना चाहते थे तो मैं भय बेटे के रूप में मुंह नहीं मोड़ सकता। अगले दिन विक्रम प्रिया और रोहन से मिलने के लिए बाघार लौटे, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो कल का कोना खाली था। आसपास के दुकानदारों से पूछने पर उन्हें यह सुनकर धक्का लगा कि कुछ अजनबी लोगों ने आकर उस लक्की और उसके भाई को धमकी देकर भगा दिया था। कहा था कि वे यहां दोबारा न दिखें। विक्रम को तुरंत महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई शक्ति चुपके से काम कर रही है। उन्होंने तुरंत लोगों को हर जगह तलाशी लेने के लिए भेजा और आखिरकार प्रिया और उसके भाई बहन को एक संकरी गली में पाया, जहां वे एक पुराने गत्ते के डिब्बे के पास दुबके बैठे थे। उनकी आंखें डर से लाल थीं। जैसे ही उन्होंने विक्रम को देखा, रोहन फूट फूट कर रोने लगा। उनके पैर से लिपट गया जैसे कोई सहारा ढूंढ रहा हो। प्रिया ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर उन्हें देखा। आवा कांपती हुई लेकिन दृढ़ थी। चाचा, अगर आप मुसीबत से डरते हैं तो हमारी चिंता मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारी वजह से परेशानी हो। विक्रम घुटनों के बल बैठ गए, सीधे उस आंसू भरी आंखों में देखते हुए। आवाज गहरी और दृढ़ थी, नहीं प्रिया, नहीं, लेकिन अब से मैं किसी को, तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस पल प्रिया की आंखें पहली बार चमक उठीं, जैसे अंधेरे में एक टिमटिमाती रोशनी, और विक्रम के दिल में एक अजीब सी तात, नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। पाई प्रेम की तात, जिम्मेदारी की तात और उन वर्षों के पश्चाताप की तात जब उनके परिवार ने अपने ही खून को छो दिया था। उस रात जब वह घर लौटे, विक्रम अपने पिता की वेदी के नीचे चुपचाप बैठे। उन्होंने एक अगरबत्ती जलाई, धुएं के छल्लों को देखते हुए फुसफुसाया, पिताजी, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। वे 2 बच्चे आपके पोते पोती हैं। मैं इस सच्चाई को सामने लाऊंगा, चाहे मुझे पूरे परिवार के इलाह ही क्यों न जाना पे। शांत कमरे में सिर रात की हवा की सरसराहट थी, जो खिड़की से आ रही थी, जैसे विक्रम की पवित्र शपथ की गवाह हो। उन्हें पता नहीं था कि उसी रात हवेली के एक और अंधेरे कोने में सुनीता ने चुपचाप यह बर सुन ली थी कि उन्होंने उन 2 बच्चों की सुरक्षा के लिए लोगों को भेजा है। उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। भाई, अगर तुमने वह रास्ता चुना है तो मुझे पहले दम उठाने के लिए दोष मत देना। उस सुबह राठौर हवेली धूप से चमक रही थी,
लेकिन माहौल असामान्य रूप से भारी था। विक्रम ने एक गहरे भूरे रंग का सूट पहना था, चेहरा गंभीर था। उनके बगल में प्रिया और रोहन चुपचाप चल रहे थे, उनके छोटे हाथ एक दूसरे को कसकर पके हुए थे। उन्होंने अभी भी वही साधारण कपड़े पहने हुए थे जो विक्रम ने उनके लिए खरीदे थे, लेकिन उनकी झिझक में कुछ और था, एक शांत गर्व। जब तीनों भाई हॉल में पहुंचे तो परिवार के दर्जनों लोगों की आंखें उन पर टिक गईं। परिचित चेहरे, सुनीता, चचेरे भाई बहन, जो लंबे समय से अमीर विशेषाधिकारों का आनंद ले रहे थे, एक साथ फुसफुसाने लगे, हे भगवान, विक्रम भाई किसको ले आए हैं? भिखारी बच्चे भी राठौर हवेली में घुस रहे हैं, देखो कितने गंदे हैं। चुभने वाली बातें चाकुओं की तरह गूंज रही थीं। प्रिया ने सिर झुका लिया, उसके छोटे कंधे कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई का हाथ कसकर पकड़े रखा। रोहन अपनी बहन के ओर ग्रीब हो गया। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन एक भी आंसू नहीं गिरा। विक्रम हॉल के बीच में दृढ़ता से खड़े रहे, उनकी आवाज गूंज उठी, आज मैं आप सभी से मिलवाना चाहता हूं। यह प्रिया है और यह रोहन, और मुझे विश्वास है कि वे राठौर परिवार का खून है। माहौल में विस्फोट हो गया। फुसफुसाहटें ओरदार विरोध में बदल गईं। एक रिश्तेदार ने में पर ओर से हाथ मारा, विक्रम भाई, आप पागल हो गए हैं। क्या इन दो आवारा बच्चों को आप राठौर खून बता रहे हैं? आप परिवार को अपमानित करना चाहते हैं। सुनीता पीछे से निकली, उसकी ऊंची एई के जूते संगमरमर के हर्ष पर टकटक कर रहे थे। उसका चेहरा बर की तरह ठंडा था। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ, भाई क्या आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? यह परिवार सम्मान और शक्ति का प्रतीक है। हम कुछ फटेहाल बच्चों को इसे बर्बाद नहीं करने दे सकते। विक्रम तेई से मुहे, उनकी आंखें जल रही थीं। सम्मान, शक्ति, क्या तुमने कभी न्याय के बारे में सोचा है? पिताजी ने लिखा था, उन्होंने कहा था कि हमें असली खून की रक्षा करनी चाहिए, और यह सबूत है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से लकी का ताबी निकाला, उसे सबके सामने ऊंचा उठाया। रोशनी उस पर पड़ी, राठौर शब्द सा दिख रहा था। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। प्रिया झिझकते हुए एकदम आगे बढ़ी, आवा भर्राई हुई थी, यह मेरी मां ने मरने से पहले मुझे दिया था। मां ने कहा था कि एक दिन कोई हम पर विश्वास करेगा और हमारी मदद करेगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द भारी पत्थरों की तरह गिर रहा था। हॉल में कई लोग अचानक चुप हो गए, उनकी आंखें डगमगा गईं, क्योंकि सबने भाई साहब राठौर के खोए हुए पत्र के बारे में सुना था। सुनीता ने चुप्पी तोड़ते हुए हंसकर कहा, एक पुराना ताबी क्या साबित कर सकता है? क्या तुम इन दो नीच बच्चों को परिवार की हारों करों की संपत्ति में हिस्सा देने जा रहे हो? उसकी बात ने आग में घी का काम किया। कुछ रिश्तेदारों ने चिल्लाकर समर्थन किया, अस्वीकार्य, यह अपमान है, इन्हें बाहर निकालो। इस हंगामे के बीच अचानक रोहन की छोटी सी आवाज गूंजी, इतनी सा कि दिल पिघल जाए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सिर एक घर चाहिए, मैं सिर किसी को अपना कहना चाहता हूं। पूरा हॉल चुप हो गया। पहले की चीखें गले में ही अटक गईं। उन भोली आंखों, उस मासूम आवाज ने उस झूठे गर्व की दीवार को भेद दिया था। कुछ आंखें नीचे झुक गईं बचते हुए, लेकिन सुनीता का चेहरा अभी भी बर की तरह ठंडा था। उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे, आंखों में आग थी। विक्रम ने मौके का गायदा उठाते हुए घंटी की तरह गूंजती आवाज में कहा, आप सबने सुना, ये बच्चे संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, वे सिर स्वीकार किए जाने की मांग कर रहे हैं। और हम जो अमीर और शक्तिशाली कहलाते हैं, अपने ही खून से मुंह मोड़ रहे हैं। आज से मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हॉल में माहौल घना हो गया। ये शब्द एक हथौड़े की तरह थे जो राठौर परिवार में एक तूफान के आने का संकेत दे रहे थे। भय हॉल में माहौल इतना घना हो गया था कि हर किसी के दिल की तेज धड़कन सांस सुनाई दे रही थी।
विक्रम के शब्द तम होते ही पूरा हॉल हिल गया। कुछ बुर्ग रिश्तेदारों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में भ्रम था, लेकिन ज्यादातर अभी भी शोर मचाकर विरोध कर रहे थे, क्योंकि यह सच्चाई सीधे तौर पर उनके हितों और परिवार की विशाल संपत्ति को प्रभावित कर रही थी। सुनीता आगे बढ़ भी उसका चेहरा बर की तरह ठंडा था। आवाज़ तेज थी, भाई क्या तुम सच पर भावित कर रही थी? मैं राठौर परिवार को दुनिया के लिए माक बनाना चाहते हो। एक हार करो का कॉरपोरेशन, एक प्रतिष्ठित परिवार और अब 2 आवारा बच्चे अंदर आ रहे हैं। अगर हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं तो यह दुनिया को हम पर हौंसने का मौका देने जैसा है। विक्रम ने सीधे अपनी बहन को देखा, उनकी आंखें दृढ़ थीं। मैं परिवार को माक नहीं बना रहा हूं। हमने यह बहुत पहले ही कर दिया था, जब हमने अपने ही खून से मुंह मोड़ लिया था। हॉल में हलचल मच गई। एक बुर्ग चाचा ने अपनी छजी के सहारे खड़े होकर कांपती आवाज में कहा, कई साल पहले तुम्हारे पिता ने सच में एक खोए हुए बच्चे का जिक्र किया था, लेकिन उस समय सुनीता ने कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। मुझे भी शक हुआ था, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। आज इन 2 बच्चों को देखकर बहुत कुछ मेल खा रहा है। मैं सोचे बिना नहीं रह सकता। इस बात ने वंश के कई युवा लोगों को फुसफुसाने और डगमगाने पर मजबूर कर दिया। सुनीता ने चाचा की ओर एक ते नक डाली, फिर पूरे हॉल की ओर। मुही आवाज और ते हो गई, सब ध्यान से सुनो। भाई की बातों में मत आओ। यह सिर संपत्ति को बांटने के लिए एक मनगंत कहानी है। इन 2 बच्चों के पास कोई काग नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सिर एक पुराना ताबी है। क्या तुम लोग इस तरह के कचरे पर विश्वास करने जा रहे हो? प्रिया, जो अब तक अपने भाई को कसकर पके हुए थी, अचानक सिर उठाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन चमक रही थीं। आवाज कांपती हुई लेकिन दृढ़ थी। मेरी माँ रोहन को जन्म देते समय मर गई। जाने से पहले माँ ने मुझे यह ताबीज दिया और कहा कि यही एकमात्र सबूत है। पापा, मुझे अमीरों की संपत्ति नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि क्या हमारे सच में कोई रिश्तेदार हैं। उस सार आवाज ने सारे शोर को काट दिया। कई लोग अनायास ही चुप हो गए। उस पल यहां तक कि सबसे लालची लोगों को भी और हरीले शब्द बोलना मुश्किल लगा। लेकिन सुनीता नहीं रुकी। वह सीधे उन 2 बच्चों के सामने गई, झुकी। आवाज मीठी लेकिन हरीली थी। अगर तुम सच में राठौर खून हो, तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें पहले ही क्यों नहीं स्वीकार किया? इसे एक अपराध की तरह क्यों छिपाया? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ बच्चों जैसी बातों से तुम हमें हिला सकते हो? प्रिया पीछे हटी, रोहन को कसकर पक लिया। उसकी आंखों में डर चमक रहा था। विक्रम तुरंत आगे बढ़े, उन 2 बच्चों के सामने खड़े हो गए। उनकी आवाज गोघाट की तरह गूंजी, बस करो सुनीता। तुम जितना इनकार करने की कोशिश करोगी, उतना ही यह सा होगा कि तुम सच्चाई छिपाना चाहती हो। पिताजी ने सबूत छोड़े थे और मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो हम सब कुछ अदालत में ले जाएंगे। पूरा हॉल हिल गया। अदालत शब्द एक बम की तरह फटा। इतने सालों से राठौर परिवार ने हमेशा उच्च समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी थी, कभी भी कोई आंतरिक विवाद बाहर नहीं आया था। लेकिन अब विक्रम ने खुद घोषणा की कि वह सच्चाई को कानून के सामने लाएंगे, जिसका मतलब था सब कुछ दुनिया के सामने उजागर करना। कुछ रिश्तेदार घबराकर तुरंत बीच में बोले, यह मामला बाहर नहीं जा सकता, हमें इसे परिवार के भीतर ही सुलझाना होगा। अगर यह अदालत में गया तो राठौर परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। विक्रम ने पूरे हॉल को देखा, उनकी आंखें दृढ़ थीं, आवाज मजबूत थी। सम्मान सच्चाई को छिपाने में नहीं है, बल्कि उसका सामना करने की हिम्मत में है। अगर पिताजी इंदा होते तो वह भी यही चुनते। प्रिया ने इस समय विक्रम की शर्ट की आस्तीन खींची, आवाज धीमी थी। चाचा, क्या आप निश्चित हैं? वे हमसे बहुत नफरत करते हैं। मुझे डर लग रहा है।
विक्रम झुके अपना गर्म हाथ लड़की के कंधे पर रखा और धीरे से सिर हिलाया। डरो मत, सच्चाई हमारी रक्षा करेगी और मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विक्रम की आंखों में एक दृढ़ आग जल रही थी। एक लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। एक लड़ाई सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए, सच्चाई के लिए और दो निर्दोष बच्चों के लिए। बैहॉल में टकराव के कुछ ही दिनों बाद राठौर परिवार में विरासत को लेकर विवाद की बर बाहर लीक हो गई, जिससे पूरे व्यापार जगत में हड़कंप मच गया। अखबारों और मीडिया ने एक साथ बर्दी कॉरपोरेशन के मालिक विक्रम राठौर आंतरिक कानूनी लड़ाई का सामना कर रहे हैं। जितना ज्यादा विक्रम पते उतना ही उन्हें अपने कंधों पर दबाव महसूस होता, लेकिन उनका दिल अभी भी चट्टान की तरह मजबूत था। वह जानते थे कि अब समय आ गया है कि सच्चाई को सामने लाया जाए। सुनवाई शहर की अदालत में हुई, जहां आमतौर पर सिर्फ वाणिज्यिक मामले देखे जाते थे। अब अचानक जनता का ध्यान आकर्षित कर रही थी, क्योंकि यह देश के सबसे बड़े कॉरपोरेशनों में से एक से जुड़ी थी। अदालत के गेट के बाहर पत्रकार भी लगाए हुए थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। जिज्ञासु लोग दोनों तरफ खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। सोचा नहीं था कि इतने अमीर और शानदार लोगों के यहां भी ऐसा होता है। सुना है 2 आवारा बच्चे सच में उनके पोते पोती हैं। सच है या मनगंत अदालत कक्ष के अंदर माहौल एक तनी हुई डोरी की तरह था। विक्रम वादी की सीट पर बैठे थे। उनके पीछे प्रिया और रोहन थे। लकी अपने भाई को पखे बैठी थी। उसकी बबी बबी गोल आंखों में एक दुर्लभ दृढ़ता चमक रही थी। रोहन ने अपनी बहन का हाथ कसकर पका हुआ था। चारों ओर घबराहट से देख रहा था, लेकिन शांत रहने की कोशिश कर रहा था। सामने सुनीता और उसके समर्थक रिश्तेदारों की एक पंक्ति बैठी थी। शानदार कपे चेहरे पर तनाव, लेकिन आंखों में अहंकार। उनके सामने वकीलों की एक मजबूत टीम थी, जो शांत तौर पर अंत तक लहोने के लिए अच्छी तरह से तैयार थी। जब न्यायाधीश ने हथौड़ा बजाकर सुनवाई शुरू की, तो कमरा तुरंत शांत हो गया। विक्रम खजे हुए, उनकी आवाज गहरी लेकिन वनदार थी। माननीय न्यायाधीश, मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि प्रिया और रोहन राठौर परिवार का खून है। मेरे पिता श्री बलवंत सिंह राठौर ने सबूत छोड़े थे, जिसमें एक पत्र और राठौर शब्द वाला एक ताबीज था, लेकिन यह सब परिवार के कुछ लोगों के लालच के कारण छिपा दिया गया था। सुनीता की तरह के वकील तुरंत उठकर विरोध करने लगे। माननीय न्यायाधीश, यह सिर निराधार अटकलें हैं। इन 2 बच्चों के पास कोई वैध जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। कोई भी दस्तावेज नहीं है जो उनके खून के रिश्ते को साबित करता हो। तथाकथित ताबीज सिर एक सस्ता गहना है जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। कमरे में फुसफुसाहटें उठने लगीं। प्रिया ने अपना हाथ कसकर भींचा और अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन आवाज साथी, मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे यह ताबीज दिया था। माँ ने कहा था कि यही एकमात्र सबूत है। माँ ने यह भी कहा था कि अगर एक दिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार हो तो उसे यह दे देना। मुझे विश्वास है कि आज वही दिन है। पूरा अदालत कक्ष शांत हो गया। न्यायाधीश ने ध्यान से उस लकी के ताबीज को देखा जिसे पेश किया गया था। चेहरा गंभीर था। इसके तुरंत बाद श्री शर्मा परिवार के लंबे समय के सहायक को गवाह के रूप में बुलाया गया। उन्होंने धीरे धीरे बताया, मैंने अपनी आंखों से बड़े साहब बलवंत सिंह राठौर को एक पत्र लिखते देखा था, जिसमें उन्होंने राठौर खून के एक बच्चे की रक्षा करने का जिक्र किया था। मैंने बड़े साहब के आदेश पर मीरा शर्मा जी को हर महीने गुहारा भत्ता भी पहुंचाया था। बड़े साहब के निधन के बाद सब कुछ रुक गया और संबंधित आइलें बाद में रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। यह गवाही अदालत कक्ष के बीच में एक बम की तरह फटी। कई रिश्तेदारों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पीले पा गए। सुनीता ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन मैं
पर रखे उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसके वकील ने तुरंत चिल्लाकर कहा, यह सिर एक तरह बयान है, गवाह को खरीदा जा सकता है, बिना कागजात के सब कुछ व्यर्थ है। विक्रम तेजी से खड़े हुए, उनकी आवाज गूंज उठी, अगर ऐसा है तो मैं डीएनए टेस्ट की मांग करता हूं। परिणाम सब कुछ साबित कर देगा, फिर कोई इनकार नहीं कर पाएगा। पूरा अदालत कक्ष फुसफुसाहटों से गूंज उठा। न्यायाधीश ने व्यवस्था बहाल करने के लिए बार बार हथौहा बजाया। आखिरकार उन्होंने घोषणा की, न्यायालय इस प्रस्ताव से सहमत है। खून के रिश्ते को स्पष्ट करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। उस पल प्रिया अपने भाई को कसकर गले लगाकर रो पई, आंसू बहने लगे। विक्रम बैठ गए, अपना हाथ उन दो बच्चों के कंधों पर रखा। उनकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, इतने लंबे समय के झूठ को उजागर करने की कुंजी। दूसरी तरफ सुनीता ने अपने होंठ कसकर भींच लिए, उसकी आंखों में आग थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, अगर डीएनए परिणाम सार्वजनिक हो गए तो सब कुछ ढह जाएगा। ऐसा नहीं होने दे सकती। अदालत कक्ष में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। डीएनए टेस्ट कराने के न्यायाधीश के फैसले ने दोनों पक्षों को एक कोने में धकेल दिया था। विक्रम का पक्ष उम्मीद से भरा था, जबकि सुनीता का पक्ष गुस्से से उबल रहा था। जैसे ही न्यायाधीश ने अवकाश की घोषणा की, सुनीता तुरंत खज्जी हो गई और एपसीजी मंच की ओर दौड़ी। उसकी आवाज तीखी थी, माननीय न्यायाधीश, मैं विरोध करती हूं। यह हमारे परिवार का अपमान है। मेरे भाई भावनाओं और कुछ बेकार सबूतों का इस्तेमाल करके सबको धोखा दे रहे हैं। उसका वकील भी जल्दी से समर्थन में आ गया, कई तर्क पेश करते हुए। पहला गवाह श्री शर्मा ने श्री विक्रम के परिवार के लिए काम किया है, इसलिए उनके प्रभावित होने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरा, पेश किए गए दस्तावेज बहुत पुराने हैं और आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। तीसरा, इन दो बच्चों के पास कोई वैध जन्म प्रमाण पत्र नहीं है जिसमें पिता या मां का नाम लिखा हो। यह पूरी तरह से निराधार है। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। कुछ रिश्तेदारों ने सिर हिलाया, उस तर्क पर टिके रहने की कोशिश करते हुए। सुनीता की आंखों में एक विजयी चमक थी, जैसे कि उसने अभी बाई पलट दी हो। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन गुस्सा होने के बजाय वह खे हुए। उनकी आवाज शांत लेकिन गूंजदार थी। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मैं यहां जनता के सामने, मीडिया के सामने डीएनए टेस्ट का प्रस्ताव रखने की हिम्मत नहीं करता। मैं किसी को भी चुनौती देता हूं कि वह खून का रिश्ता जाली बनाकर दिखाए। पूरा अदालत कक्ष हिल गया। यह तर्क इतना मामूली था कि सुनीता के पक्ष के लोग चुप हो गए, लेकिन वह अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखें सीधे उन दो बच्चों की ओर थीं। आवाज में कड़वाहट थी। क्या तुम जानते हो, भले ही डीएनए पुष्टि हो जाए, तुम सिर्फ नाजायज संतान होगे? कानून ऐसे बच्चों को आधिकारिक संपत्ति विरासत में लेने की अनुमति देता है? प्रिया कांप उठी, अपने भाई को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन फिर भी उसने हर शब्द को जैसे अपने दिल की गहराई से चिल्लाकर कहा, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहती हूं कि कोई रिश्तेदार मुझे और मेरे भाई को स्वीकार करे। इस बात ने पूरे अदालत कक्ष को शांत कर दिया। पत्रकारों ने तुरंत इसे रिकॉर्ड कर लिया। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। दर्शकों में कई लोग रो पड़े, कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने लंबी सांसें ली। विक्रम ने उन दो बच्चों को देखा, उनकी आंखों में दर्द और गर्व का मिश्रण था। वह न्यायाधीश की ओर मुहे आवाज बुलंद थी, माननीय न्यायाधीश, मैं संपत्ति के लिए मुद्दा नहीं लड़ रहा हूं। मैं सिर्फ सच्चाई स्थापित करना चाहता हूं। उन दो बच्चों को न्याय दिलाना चाहता हूं जिन्हें बहुत लंबे समय से छो दिया गया है। अगर अदालत फैसला करती है कि उन्हें विरासत का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं वह भी स्वीकार करूंगा, लेकिन कम से कम सच्चाई को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि उन्हें
राठौर परिवार का खून माना जाए। तालियों की गगघाट अचानक पीछे की सीटों से गूंज उठी। फिर कुछ और लोग जूहे, जब तक कि बाहर खड़े लोगों का एक समूह भी समर्थन में चिल्लाने लगा। अदालत कक्ष का माहौल पूरी तरह बदल गया। विक्रम के पक्ष में झुक गया। सुनीता का चेहरा पीला पक गया। उसने दांत भींचे, उसके हाथ कुर्सी के किनारे पर कसकर जमे हुए थे। नाखून टूटकर खून बहने लगा था। उसके दिमाग में एक घृणा का तूफान उठा। भाई, तुम मेरे इलाज आने की हिम्मत करते हो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि न्याय को भी शक्ति और पैसे से कैसे मोहा जा सकता है। सुनवाई अस्थायी रूप से डीएनए परिणाम की प्रतीक्षा में समाप्त हो गई, लेकिन माहौल अभी भी एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। अदालत से निकलते समय पत्रकारों की भीड़ ने विक्रम और दो बच्चों को घेर लिया। सवालों की बौछार कर दी। श्री विक्रम, क्या आपको विश्वास है कि डीएनए परिणाम आपके पक्ष में होगा? अगर अदालत बच्चों को मान्यता देती है तो आप आगे क्या करेंगे? विक्रम रुके, सीधे कैमरे में देखते हुए। आवाज दृढ़ थी। मुझे सच्चाई पर विश्वास है और मुझे कर्म पर विश्वास है। सच्चाई को 1 या 5 साल तक छिपाया जा सकता है, लेकिन आखिरकार वह सामने आ ही जाएगी। प्रिया उनके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी नम थीं, लेकिन उम्मीद से चमक रही थीं। रोहन ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, दीदी, क्या हमें एक घर मिलेगा? प्रिया ने अपने भाई को कसकर गले लगाया और धीरे से सिर हिलाया, और उस पल सभी गवाहों का गला भर आया। डीएनए परिणाम के दिन अदालत लोगों से खचाखच भरी हुई थी। सिर्फ पत्रकार और व्यापार जगत के लोग ही नहीं, बल्कि आम लोग भी बड़ी संख्या में आए थे। वे अपनी आंखों से सच्चाई को उजागर होते देखना चाहते थे। अदालत कक्ष के अंदर माहौल घना था। हर कोई तनाव में इंतजार कर रहा था। प्रिया ने रोहन को कसकर पकड़ रखा था। उसकी काली आंखों में हिचकिचाहट, उम्मीद और डर का मिश्रण था। विक्रम ठीक बगल में बैठे थे। उनका मजबूत हाथ लक्की के कंधे पर था, उसे विश्वास दिला रहा था। इसके विपरीत दूसरी पंक्ति में सुनीता ने एक शांत चेहरा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसके भींचे हुए होंठ और आंखों में चिंता की चमक थी। न्यायाधीश अंदर आए। उनके हाथ में एक सीलबंद आइल थी। पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। उन्होंने आइल खोली। आवाज बुलंद थी। राष्ट्रीय फोरेंसिक केंद्र में डीएनए परीक्षण करने के बाद परिणाम पुष्टि करते हैं कि प्रिया और रोहन का श्री बलवंत सिंह राठौर, जो श्री विक्रम सिंह राठौर और श्रीमती सुनीता के पिता थे, के साथ सीधा खून का रिश्ता है। पूरा हॉल जैसे फट पा। हे भगवान, यह सच नहीं हो सकता। क्या यह सच है कि आवाज़ें हर जगह गूंज रही थीं? कैमरे और वीडियो कैमरे एक साथ चमकने लगे। पीछे कई आम लोग ओर से ताली बजा रहे थे। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। आंसू उसके दुबले पतले चेहरे पर बह रहे थे। उसने अपने भाई को कसकर गले लगाया। ngहैन गांव फुसफुसाया, देखा, मैंने कहा था न, हमें छोआ नहीं गया है। हमारे सच में रिश्तेदार हैं। रोहन भी फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन यह उसी के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, चाचा विक्रम, तो क्या हम सच में दादाजी के पोते पोती हैं? हमारा एक परिवार है। विक्रम ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लिया। आवाज गहरी और भर्राई हुई थी। हाँ, तुम मेरे पिता के असली पोते पोती हो, राठौर परिवार का असली खून। अब कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। इस बीच सुनीता का चेहरा ऊन रहित हो गया था। वह खई हो गई और चिल्लाई नहीं। यह एक साजिश है। डीएनए जाली हो सकता है, मैं इसे स्वीकार नहीं करती। लेकिन उसकी आवाज न्यायाधीश के हथौड़े की आवाज में दब गई। व्यवस्था बनाए रखें। अदालत ने आधिकारिक जेंडिंग परिणाम की घोषणा कर दी है, जिस पर कानूनी मुहर है। श्रीमती सुनीता, अगर आप और बाधा डालती हैं तो आपके इलाज सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घोषणा एक चाकू की तरह थी जिसने सुनीता की आखिरी उम्मीदों को काट दिया। वह लखाकर पीछे हटी। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। जो रिश्तेदार पहले उसका साथ दे रहे थे,
वे भी सिर झुकाए हुए थे, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ तो चुपके से अदालत कक्ष से निकल गए ताकि वे इसमें न फंसें। न्यायाधीश ने आगे कहा, इस परिणाम के आधार पर अदालत प्रिया और रोहन को श्री बलवंत सिंह राठौर की वैध संतान के रूप में मान्यता देती है, जिन्हें राठौर परिवार की वंशावली में शामिल होने का अधिकार है। विरासत का मुद्दा अगले चरण में विचारा जाएगा। तालियों की गगगाहट लहरों की तरह गूंज उठी। प्रिया और रोहन पूरे हॉल का केंद्र बन गए थे। दो दुबले पतले बच्चों की छवि, जो कभी बागार के कोने में भटकते थे, अब कानून द्वारा मान्यता प्राप्त थे, जिससे कई लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। विक्रम ने उन दो बच्चों को देखा। उनके दिल में राहत और दर्द का मिश्रण था। इतने सालों तक उन्हें बहू के लालच के कारण कठिनाई सहनी पड़ी थी। अब सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन झूठ की जीमत सिर यहीं तम नहीं हुई थी। सामने की पंक्ति में सुनीता नीचे बैठ गई, उसकी आंखें गाली थीं। सम्मान, शक्ति, प्रतिष्ठा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने ढह गया था। फुसफुसाहटें, तिरस्कार भरी निगाहें, हर एक कट उसके गर्वित स्त्री के आत्म सम्मान को चीर रही थी। लेकिन यह सिर एक भारी जीमत चुकाने की शुरुआत थी। जब सुनवाई समाप्त हुई तो बाहर पत्रकार भरे हुए थे। उन्होंने विक्रम और दो बच्चों को घेर लिया। लगातार माइक्रोफोन आगे बढ़ाते हुए, श्री विक्रम, भविष्य में प्रिया और रोहन के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप उन्हें विरासत में शामिल होने देंगे? विक्रम सिर धीरे से मुस्कुराए, अपना हाथ प्रिया के कंधे पर रखा। आंखें कोमल थीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज संपत्ति नहीं है, बल्कि यह है कि इन दोनों बच्चों को एक सच्चा घर मिले, एक सम्मानजनक पहचान मिले। जो भी घरूरी होगा मैं करूंगा। भी में वाह वाह हुई। कई लोगों ने सम्मान में सिर हिलाया। इस बीच सुनीता चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल गई, कैमरे के लेंस से बचते हुए। वह जानती थी कि आज से उसके सामने का रास्ता पतन के रंग में रंगा हुआ है। सुनवाई के बाद के दिनों में पूरे देश में जनता में जैसे विस्फोट हो गया। दो आवारा बच्चों को श्री बलवंत सिंह राठौर के पोते पोती के रूप में मान्यता मिलने की खबरें हर अखबार और सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं। लोग प्रिया की उस तस्वीर को लगातार शेयर कर रहे थे, जिसमें वह रोहन को कसकर गले लगाए अदालत में फूट फूट कर रो रही थी। इसे किसी भी सही से यादा सच्चा और दिल को छू लेने वाला क्षण मान रहे थे। जबकि प्रिया और रोहन की छवि न्याय और प्रेम के प्रतीक के रूप में फैल रही थी, सुनीता का सम्मान रसातल में गिर गया था। अखबारों ने गुलासा किया कि उसने कॉरपोरेशन में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, कर्मचारियों को गायलें छिपाने के लिए मजबूर किया था, और यहां तक कि प्रतिस्पर्धियों को दबाने के लिए चालें भी चली थीं। उसकी वे तस्वीरें जिनमें वह गर्व से सम्मान के मंच पर खड़ी थी, अब राठौर परिवार की महत्वाकांक्षी महिला की सच्चाई उजागर जैसे शीर्षकों के साथ लगाई जा रही थीं। निदेशक मंडल में कई सदस्य जो कभी सुनीता के वफादार थे, अब एक साथ मुंह मोह रहे थे। एक सजेद बालों वाले व्यक्ति, जो एक रीबी सहयोगी था, बैठक में खंगा हुआ। हम आपके पीछे इसलिए चले क्योंकि हमें आपकी क्षमता और प्रतिष्ठा पर विश्वास था, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो सिर शर्मिंदगी बची है। कॉरपोरेशन अपना भविष्य एक झूठे के हाथों में नहीं रख सकता। सुनीता का चेहरा पीला पाप गया, उसकी आंखों में आग थी, लेकिन उसके पास सही देने के लिए कोई शब्द नहीं था। एक एक करके लोग अपनी कुर्सियों से उठ गए, आंखें चुराते हुए उसे उस विशाल कमरे में अकेला छो गए। ते दमों की आवाज़ एक अदृश्य सा की तरह ठंडी लग रही थी। हवेली में नौकर भी एक एक करके इस्तीहा दे रहे थे। वे एक क्रूर मालकिन के साथ नहीं रहना चाहते थे। एक दोपहर सुनीता विशाल लिविंग रूम में अकेली बैठी थी। दिन की आगिरी धूप महंगे चम्हे के सोए पर पप रही थी, लेकिन वह सारी रोशनी सिर उसकी आंखों के आलीपन को उजागर कर रही थी। ऊंचाई से
उसने कभी गर्व से दुनिया को सिर झुकाते देखा था। अब सिर एक भयानक चुप्पी छाई हुई थी। इस बीच जांच एजेंसी ने भी आधिकारिक तौर पर हस्तक्षेप किया। कंपनी के गंड से उसके द्वारा गबन की गई राशियों की जांच के लिए एक आइल खोली। सबूत के तौर पर बैंक स्टेटमेंट धीरे धीरे सामने लाए जा रहे थे। उसका प्रतिरोध कमोर होता जा रहा था। कोई भी उसका बचाव करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। विक्रम ने यह सब एक भारी मन से देखा। वह कभी चाहते थे कि उनकी बहन पश्चाताप करे, लेकिन जब उन्होंने अदालत में उसकी नगरत भरी न बुझने वाली आंखों को देखा तो वह समझ गए कि कीमत चुकाना अनिवार्य है। एक शाम वह सुनीता से उसकी हवेली में मिले। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक पीली टिमटिमाती रोशनी थी। वह गतिहीन बैठी थी, चेहरा पीला पक गया था। लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में अभी भी एक तेज चमक थी। तुम यहां अपनी जीत का जश्न मनाने आए हो, उसने कर्कश आवाज में कहा। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। आवाज में उदासी थी। नहीं, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देने आया हूं। अपनी लती स्वीकार करो, कानून के सामने मागी मांगो और बच्चों को अकेला छोड़ दो। सुनीता और से हंसी, सूखी हंसी। आली कमरे में गूंज उठी, माई तुम सपना देख रहे हो, मैंने सब कुछ खो दिया है। तुम्हें लगता है कि मैं हार मान लूंगी। विक्रम ने अपनी बहन को देखा, उनका दिल बैठ गया। भले ही वह एक धोखेबाज बन गई थी, लेकिन आखिरकार वह उनका अपना खून थी। उन्होंने सिर एक लंबी सांस ली, मुंह पीछे एक महिला को छू गए जो अपनी ही बोई हुई नगरत में ढह रही थी। अगले दिन आधिकारिक घोषणा की गई। सुनीता को कॉरपोरेशन में उसके सभी पदों से हटा दिया गया और उसे धोखाधड़ी और संपत्ति के गबन के लिए अदालत का सामना करना पड़ेगा। यह बर एक सुनहरे युग के अंत का प्रतीक थी। जबकि सुनीता का पतन हो रहा था, एक और जगह प्रिया और रोहन ने एक नई दुनिया में जीना शुरू कर दिया था। पहली बार उन दो बच्चों का अपना कमरा था, एक स्टडी टेबल, एक गर्म बिस्तर और सबसे महत्वपूर्ण एक वयस्क जिस पर वे भरोसा कर सकते थे। हालांकि वे जानते थे कि आगे का रास्ता अभी भी चुनौतियों से भरा है, लेकिन अदालत से मिली आधिकारिक मान्यता ने उनके लिए उम्मीद का एक दरवाज़ा खोल दिया था। पूरा समाज देख रहा था और लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। यही लालच की कीमत है और यह पवित्र आत्माओं के लिए एक इनाम भी है। कई तनावपूर्ण दिनों के बाद आखिरकार प्रिया और रोहन के लिए एक नई सुबह आई। विक्रम की हवेली, जो हमेशा शांत रहती थी, अब बच्चों की हंसी से गूंज रही थी। यह पहली बार था जब दोनों बच्चे एक उज्ज्वल साफ सुथरे कमरे में घुसे थे, जिसमें एक सजेद बिस्तर और एक खिड़की थी जो धूप से भरे फूलों के बगीचे में खुलती थी। प्रिया बिस्तर के किनारे पर बैठी, उसके कांपते हाथ नरम रजाई को छू रहे थे। इतने सालों से उसे सिर नम ठंडी मीन पर सोने की आदत थी, अपना सिर कबा की थैलियों पर रखकर। रोहन चारों ओर दौड़ रहा था, कभी स्टडी टेबल को छूता तो कभी अपना गाल तकिए पर टिकाता। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कि उसने अभी अभी एक जादुई दुनिया को छुआ हो। विक्रम दरवाजे के बाहर चुपचाप उन दो बच्चों को देख रहे थे। उनके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ रही थी। पिछले कुछ दिनों में वह कितने तूफानों, कितने संघर्षों से गुजरे थे, लेकिन इस पल ने उन्हें वास्तव में महसूस कराया कि सच्ची खुशी क्या होती है। यह शक्ति नहीं थी, यह पैसा नहीं था, बल्कि एक छोटे से जीवन को बचाया हुआ देखना था। चाचा विक्रम, प्रिया धीरे से मुही, उसकी आंखें नम थीं। क्या हम सच में यहां रह सकते हैं? क्या अब हमें भगाया नहीं जाएगा? विक्रम अंदर आए, धीरे से अपना हाथ लक्की के कंधे पर रखा। आवाज गहरी और गर्म थी। यह तुम्हारा घर है। अब से कोई भी तुम्हें भगा नहीं सकता। तुम और रोहन स्कूल जाओगे, तुम्हारा बचपन दूसरे बच्चों की तरह होगा। प्रिया ने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया, पहली बार डर से नहीं बल्कि खुशी से फूट फूट कर रोई। रोहन ने अपनी आंखें पोंछीं और धीरे से कहा, दीदी क्या हम सच में स्कूल जा सकते हैं? हमारे पास अपनी स्टडी टेबल भी है।
उस मासूम हंसी की गूंज ने उन सभी अंधेरों को मिटा दिया जो दोनों भाई बहन ने झेले थे। उस दोपहर विक्रम दोनों बच्चों को पास के एक स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया के लिए ले गए। स्कूल के गेट में प्रवेश करते समय प्रिया ने झिझकते हुए उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल ओर से धक रहा था। उसने कई बार इस गेट के बाहर खड़े होकर दूसरे बच्चों को हंसते खेलते देखा था। एक बार स्कूल बैग पहनने की लालसा की थी। अब वह सपना सच हो रहा था। शिक्षकों ने जब उनकी कहानी सुनी तो वे भावुक हो गए। उन्होंने प्यार से मार्गदर्शन किया। एक युवा शिक्षिका ने झुककर प्रिया के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराई, अब से तुम मेरी छात्रा होगी। चिंता मत करो, यहाँ कोई तुम्हारा मार्क नहीं उभाएगा, कोई तुम्हें नहीं भगाएगा। तुम्हें हर दूसरे बच्चे की तरह पढ़ने का अधिकार है। प्रिया ने ngैन-गाँव सिर हिलाया, आंसू उसके गालों पर लुक गए। रोहन चहक रहा था, मैं ऊब पाई करूंगा और फिर दीदी के लिए बहुत सारी किताबें खरीदूंगा। विक्रम बगल में खाए थे, उनकी आंखें नम थीं। उन्हें अपना बचपन याद आया, जब उनके पास सब कुछ था, फिर भी उन्हें प्यार की कमी महसूस होती थी। और इन दो बच्चों ने इतना कुछ खोने के बावजूद एक पवित्र दिल बनाए रखा था। एक दूसरे से प्यार करना जानते थे और इसी पवित्रता ने एक ऐसे व्यक्ति को बचाया था जो शक्ति के कारण कठोर हो गया था, जैसे कि वह। शाम को हवेली के बगीचे में तीनों एक साथ बैठे थे। रोहन पीले गुलदाउदी के फूलों से खेल रहा था, जबकि प्रिया ने अपनी मां का पुराना रुमाल में परेखाने की तरह रखा था। उसने विक्रम को देखा, उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। चाचा, मुझे पता है कि मां जहां भी होंगी मुस्कुरा रही होंगी। मां ने मुझे ताबीर रखने के लिए कहा था और अब उसने मुझे मेरे रिश्तेदारों तक पहुंचा दिया है। हम पर विश्वास करने के लिए आपका धन्यवाद। विक्रम चुप हो गए। उनका हाथ धीरे से ताबी को छू रहा था। उन्हें लगा जैसे कहीं से उनके पिता की आवाज़ आ रही हो, असली खून की रक्षा करो, उन्हें छू मत देना। अब उन्होंने उस इच्छा को पूरा कर दिया था। सूर्यास्त हो रहा था। दिन की आखिरी धूप ने पूरे बगीचे को सुनहरा कर दिया था। उस दृश्य में तीन लोग, एक शक्तिशाली आदमी और दो बच्चे जो कभी आवारा थे, एक साथ बैठे थे, एक छोटा सा परिवार बना रहे थे। घाव अभी पूरी तरह से भरे नहीं थे, लेकिन कम से उपचार का बीज बोया जा चुका था। अगले कुछ दिनों में ठंडी हवेली का जीवन अचानक गर्म और असामान्य हो गया। सुबह सिर अलार्म घड़ी की आवाज़ और नौकरों के दमों की आहट के बजाय अब गलियारा रोहन की हंसी और प्रिया की चहकती आवाज से गूंज रहा था। पारिवारिक भोजन, जो कभी सिर्फ विक्रम की अकेली उपस्थिति होती थी, अब लंबी में पर दो सी घर में है। छोटी कुर्सियां और थीं, जहां दोनों बच्चे स्कूल की कहानियां सुनाते और विक्रम चुपचाप सुनते। उनके होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान होती। एक दोपहर स्कूल के बाद प्रिया और रोहन उनके दफ्तर में दौड़े। लड़की ने सावधानी से एक कागज में पर रखा। यह रंगीन पेंसिल से बनाया गया एक तेहा मेहा चित्र था। चित्र में एक लाल छत वाला घर था। दरवाजे के सामने तीन लोग थे, एक सेध बालों वाला आदमी, एक लड़की और एक लड़का हाथ पके हुए। चित्र के ऊपर प्रिया ने अनाही अक्षरों में लिखा था, परिवार। विक्रम स्तब्ध रह गए। उस साधारण चित्र ने उनके दिल को किसी भी अरबों के सौदे से यादा हिला दिया था। उनकी आंखें धुंधला गईं। उनके हाथ कागज को छूते ही हल्के से कांप उठे। उन्होंने ऊपर प्रिया और रोहन को देखा। आवाज़ भर्राई हुई थी, यह सबसे कीमती चीज है जो मुझे कभी मिली है। प्रिया उसी से मुस्कुराई और रोहन चिल्लाया, तो अब आप हमारे पापा हो गए, है ना? उस भोले भाले सवाल ने विक्रम को चौंका दिया। उन्होंने कभी भी उन दो बच्चों के माता पिता की जगह लेने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब उन्होंने उनकी चमकती उम्मीद भरी आंखों को देखा, तो उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते खून के बिना भी उतने ही मजबूत होते हैं।
वह झुके और दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। मैं पापा नहीं हूं और मैं मां की जगह भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अपने सगे बच्चों की तरह प्यार और सुरक्षा दूंगा। उस पल 3 दिल जो कभी दूर थे एक साथ धकने लगे। सप्ताहांत में विक्रम प्रिया और रोहन को गांव ले गए, जहां मीरा शर्मा उन 2 बच्चों की मां की एक साधारण सी कब्र थी। तीनों हरी घास से ढकी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठे। प्रिया ने वह पुराना रुमाल उस पर रखा जो मां ने छुआ था। आवांग हैन गाँव थी मामा। मैंने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो हम पर विश्वास करता है। चिंता मत करना मां, मैं और भाई अब अकेले नहीं रहेंगे। विक्रम ने उस साधारण से समाधि पत्थर को देखा। उनके दिल में पश्चाताप उमड़ रहा था। उन्होंने फुसफुसाया, जैसे उस मृत महिला की आत्मा से कह रहे हों, मीरा मुझे मां कर देना कि मैंने सब कुछ बहुत देर से किया, लेकिन अब से मैं पिताजी की जगह इन 2 बच्चों की रक्षा करूंगा। यह मेरी तरफ से तुम्हारे बलिदान का शुक्रिया भी है। खेत की हवा पेहों के पत्तों से सरसराती हुई गूरी जैसे कोई जवाब हो। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन मुंह पर मुस्कान थी। और रोहन चिल्लाया, दीदी देखो, वह चीख गया। वह मां की कब्र के चारों ओर उब रही है, जैसे हमें नमस्ते कह रही हो। सब कुछ एक शुभ संकेत की तरह था। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक दुर्लभ शांति थी। इतने सालों तक गणना में डूबे रहने के बाद शहर लौटकर विक्रम ने अपनी जीवन शैली बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने शानदार पार्टियों के लिए कम समय दिया, इसके बजाय प्रिया और रोहन के साथ सादे रात्रिभोज किए। उन्होंने मीरा शर्मा के नाम पर एक छात्रवृत्ति कोष भी स्थापित किया, ताकि गरीब बच्चों को स्कूल जाने में मदद मिल सके। हर बार जब वह फंडिंग के ऐसले पर हस्ताक्षर करते, उन्हें प्रिया की सां आंखों की याद आती, जब उसने पहली बार कक्षा में दम रखा था। जनता धीरे धीरे उन्हें एक अलग नैर से देखने लगी। लोग अब उन्हें के बूले डाल ले ऐसा आंखों की याद आती, जब उसने पहली बार कक्षा में सिर कॉरपोरेशन का ठंडा मालिक नहीं कहते थे, बल्कि 2 आवारा बच्चों के पालक पिता कहते थे। उस छवि ने उन्हें हल्का महसूस कराया, क्योंकि पहली बार उनके साथ जुहा हुआ नाम शक्ति या पैसा नहीं बल्कि प्रेम था। एक शाम प्रिया अपनी स्टडी टेबल पर बैठी थी, ध्यान से अपनी नई डायरी में पहले कुछ शब्द लिख रही थी। उसने लिखा, आज मुझे कक्षा में मेरा नाम पुकारा गया। दोस्तों ने मेरा स्वागत किया। मुझे लगा जैसे मैं सच में मौजूद हूं। मुझे पता है कि मां मुस्कुरा रही होंगी। विक्रम दरवाहे पर खड़े चुपचाप देखा रहे थे। उनके होंठ हल्के से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, शायद इन बच्चों ने ही मेरी आत्मा को बचाया है। कबाड़ बीनने वाले 2 बच्चों की कहानी, जिन्हें राठौर परिवार का खून माना गया, जल्द ही पूरे देश में फैल गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने विक्रम की बाहों में प्रिया और रोहन की तस्वीरें शेयर की। उनकी आंखें अदालत कक्ष के बीच में चमक रही थीं। गहर गांव टिप्पणियों की बाज आ गई, प्रेम से कीमती कुछ नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं होती, ललती बहों की होती है, जिन्होंने उन्हें दुख सहने दिया। मीडिया ने लगातार इस कहानी को भुनाया, लेकिन इसे एक स्कैंडल बनाने के बजाय उन्होंने इसे पैसे के युग में एक मानवीय चमत्कार कहा। कई अखबारों ने विक्रम की प्रशंसा में लेख छापे, एक ऐसे व्यवसायी से जो कभी अपनी कठोरता के लिए जाना जाता था, अब एक दयालु पालक पिता बन गया था, जो सच्चाई का सामना करने और 2 छोटे जीवन की रक्षा करने की हिम्मत रखता था। प्रिया और रोहन के स्कूल में भी हलचल थी। झंडा फहराने के समय प्रिंसिपल ने दोनों की कहानी को साहस और करुणा के एक जीवंत सबक के रूप में सुनाया। सैकड़ों छात्रों की आंखें उन्हें देख रही थीं। कई दोस्तों की आंखों में आंसू थे। प्रिया पंक्ति में खई थी, उसका दिल ओर से धक रहा था। पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। अब बाजार के कोने में दुबकने वाले दिनों की तरह हीन भावना नहीं थी।
एक दोपहर जब विक्रम दोनों बच्चों को पार्क ले गए, तो अचानक एक अधे उम्र की महिला पास आई और प्रिया को गले लगा लिया। बेटी, मैंने अखबार में तुम्हारी कहानी पढ़ी। मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ थी। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे यह विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में अभी भी न्याय है। प्रिया चौंक गई, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। रोहन चहक रहा था कि वह स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, जिससे वह महिला आंसुओं में मुस्कुरा दी। विक्रम ने यह सब देखा। उनके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने सोचा था कि उनका जीवन चमक, दमक और शक्ति का आदी हो चुका है, लेकिन उन्होंने कभी इतना गर्व महसूस नहीं किया था जब उन दो बच्चों के साधारण कार्यों ने इतने लोगों के दिलों को छू लिया था। आज राष्ट्रीय टेलीविजन ने विक्रम और दोनों भाई बहन को एक विशेष कार्यक्रम में भी आमंत्रित किया, जो समाज को बदलने वाली कहानियों के बारे में था। लाइव प्रसारण पर विक्रम ने अपने बारे में यादा बात नहीं की, सिर कैमरे में देखते हुए गहरी गर्म आवाज में कहा, मैंने कभी सोचा था कि पैसा और शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन इन दो बच्चों ने मुझे एक अलग सबक सिखाया। बिना प्यार के जीना सिर्फ एक अर्थहीन अस्तित्व है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी हमें याद दिलाएगी कि हम अपने आस पास के छोटे जीवन को न छोएं। प्रिया बगल में बैठी थी। धीरे से उनका हाथ पके हुए सादा आवाज में आगे बढ़ी, मैं सिर यह चाहती हूं कि मेरे जैसे दूसरे बच्चे जो पहले थे स्कूल जा सकें, कोई उन्हें आश्रय दे। कोई भी बाहर में सोने या सिर गरीब होने के कारण अपमानित होने के लायक नहीं है। हॉल तालियों की गगगाहट से गूंज उठा। उस दिन टेलीविजन देखने वाले लाखों दर्शक भावुक हो गए। कई लोगों ने इसे एक ऐसे समाज के लिए जागृति का क्षण कहा जो भौतिकवाद पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रसारण के बाद अनाथ बच्चों के लिए कई चैरिटी फंड और छात्रवृत्तियां स्थापित की गईं, जिनका नाम प्रिया, रोहन की लौ रखा गया। विक्रम की बाहों में मुस्कुराते हुए दो बच्चों की छवि एक प्रतीक बन गई, जो हर जगह फैल गई। उस रात हवेली में जब बाहर का शोर शांत हो गया, विक्रम दोनों बच्चों के साथ घर के बरामदे में बैठे थे। चांद की रोशनी शांत बगीचे पर पड़ रही थी। रोहन ने अपना सिर उनके कंधे पर टिकाया, नींद में फुसफुसाया, चाचा विक्रम, जब मैं बहा हो जाऊंगा तो मैं भी अपने जैसे बच्चों की मदद करना चाहता हूं। विक्रम ने अपनी बांह कसकर ललके को गले लगा लिया। उनकी आंखें चमक उठीं। उनके दिल में एक मजबूत विश्वास गूंज रहा था। यह कहानी सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समाज के दिलों में बोया गया एक बीज बन गई है, ताकि प्रेम और न्याय फैलता रहे। अगले कुछ दिनों तक कहानी का असर कम नहीं हुआ। हर जगह सड़क किनारे की छोटी कॉई की दुकानों से लेकर दफ्तरों तक लोग प्रिया और रोहन का इक्र न्याय में विश्वास के प्रतीक के रूप में कर रहे थे। दो आवारा बच्चे जिन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी, वे सोने के पहाड़ से भी ज्यादा कीमती हैं। यह एक ऐसी कहावत थी जो इंटरनेट पर फैल गई, जिससे कई दिल हिल गए। आज सामाजिक संगठनों ने विक्रम से संपर्क किया। मीरा शर्मा छात्रवृत्ति कोष के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया, ताकि हरों अन्य अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान की जा सके। विक्रम सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने और दिया, मैं नहीं चाहता कि यह सिर्फ एक कॉरपोरेशन के नाम पर एक चैरिटी गंड हो। मैं चाहता हूं कि इसमें इस कहानी की आत्मा हो, एक गरीब मां के बलिदान और एक पवित्र भाई बहन के प्यार से। एक दोपहर छात्रवृत्ति शुभारंभ समारोह के लिए आयोजित एक बड़े हॉल में प्रिया को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वह सैकड़ों लोगों के सामने खड़ी थी। उसके कांपते हाथ माइक्रोफोन को कसकर पके हुए थे। लेकिन फिर जब उसने नीचे बैठे रोहन को मुस्कुराते हुए और उसे प्रोत्साहित करते देखा, तो प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज गूंज उठी, मैंने कभी सोचा था कि मैं इस दुनिया में एक अदृश्य बच्ची हूं, लेकिन पता चला कि अगर हम विश्वास बनाए रखते हैं तो कोई न कोई हमें देख लेगा। मैं उम्मीद करती हूं
कि मेरे जैसे दोस्त जो पहले थे हार नहीं मानेंगे, क्योंकि एक दिन कोई अपना हाथ बांकर हमें उठाएगा। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर तालियों की गुड़गुड़ाहट से गूंज उठा। विक्रम नीचे बैठे चुपचाप अपनी आंखें पोंछ रहे थे। उस पल वह जानते थे कि प्रिया अब वह डरपोक लग की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी लौ बन गई है जो अनगिनत लोगों को प्रेरित कर रही है। समारोह के बाद कई अखबारों ने प्रिया के बारे में सबसे कम उम्र की कहानीकार के रूप में लिखा। रोहन को सपनों का लड़का कहा जाने लगा, क्योंकि वह अक्सर वंचित बच्चों को रंगीन चित्र भेजता था। एक चित्र जिसमें दो हाथ कसकर पके हुए थे, जिसके ऊपर लिखा था, एक दूसरे को मत छोड़ना। सोशल मीडिया पर हारों बार शेयर किया गया। हवेली में जीवन धीरे धीरे शांति से बीत रहा था। शाम को तीनों लिविंग रूम में किताबें पढ़ते। प्रिया ध्यान से अपने पाठ लिखती, रोहन चित्र बनाता और विक्रम चुपचाप देखते, महसूस करते कि उनके दिल में लंबे समय से आली जगह भर गई है। अब यह अकेली चुप्पी नहीं थी, बल्कि एक सच्चे परिवार की गर्मजोशी भरी जिंदगी थी। एक चांदनी रात प्रिया ने अचानक पूछा, चाचा विक्रम, अगर एक दिन हम बड़े हो जाएं, तो क्या आपको डर लगेगा कि हम चले जाएंगे? विक्रम मुस्कुराए, अपना हाथ लक्की के बालों पर फेरते हुए। परिवार का रिश्ता पास या दूर होने में नहीं है। जब तुम परिवार होते हो तो चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा दिल हमेशा यहीं का होता है। प्रिया ने अपना सिर उनके कंधे पर टिकाया, आंखें बंद करके शांति से मुस्कुराई। रोहन नींद में था। धीरे से बोला, तो हम सच में एक परिवार हैं। उस पल विक्रम ने महसूस किया कि पिछला कठिन सर न सिर्फ दो बच्चों के लिए न्याय लाया, बल्कि उनकी अपनी आत्मा को भी ठीक कर दिया। वह आदमी जो कभी शक्ति और अकेलेपन के खोल में रहता था। बाहर समाज अभी भी शोरगुल और प्रतिस्पर्धी था, लेकिन शहर के बीच में उस छोटे से घर के अंदर तीन लोग चांदनी के नीचे एक साथ बैठे थे। एक साधारण विश्वास साझा कर रहे थे। प्रेम एक पूरी इस्मत को बदल सकता है, यहां तक कि एक पूरे परिवार को भी। समय बीत गया। बारिश का मौसम थम हो गया था। उसकी जगह गर्म धूप वाले दिनों ने ले ली थी। पुराने बाजार की ओर जाने वाला परिचित रास्ता, जहां प्रिया कभी अपने भाई को एक टपकती हुई छत के नीचे गले लगाए बैठी थी, अभी भी शोरगुल भरा था। रीदार और विक्रेता, लेकिन पहले से अलग घालक कास में साथ के दो से भी नास। इस बार प्रिया और रोहन जर्जर हालत में नहीं, बल्कि सुथरे स्कूल यूनिफॉर्म में लौटे। बाजार के लोगों ने दोनों भाई बहन को पहचान लिया। हर कोई हैरान और उश था। एक बूढ़ी सब्जी बेचने वाली ने प्रिया का हाथ पका। उसकी आंखों में आंसू थे। वह लड़की जो कभी बारिश में अपने भाई को गले लगाकर सो जाती थी, अब कितनी बदल गई है। भगवान का शुक्र है, आखिरकार किसी ने तुम्हें सहारा दिया। प्रिया ने सिर झुकाया, आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। मैं भी आपका और सबका धन्यवाद करती हूं उन दिनों के लिए। भले ही आपने हमें सिर बासी चावल दिए, फिर भी मुझे गर्मजोशी महसूस हुई। रोहन चारों ओर दौड़ रहा था, अपना नया बैग दिखा रहा था, जिससे बाजार में कई लोग हंस पे। लेकिन यह सामान्य सा दिखने वाला दृश्य विक्रम को, जो कुछ दूरी पर खड़े थे, उनकी आंखें नम कर गया। उन्हें सान है याद था जिस दिन उन्होंने पहली बार इन दो बच्चों को इसी जगह देखा था, और उस पल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उस रात हवेली में विक्रम ने कुछ करीबी दोस्तों को खाने पर बुलाया। पहले की शानदार पार्टियों के विपरीत आज सिर्फ एक सादा भोजन था। सब भी मछली, गर्म चावल। प्रिया और रोहन उत्साह से खाना परोस रहे थे, मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, और फिर विक्रम के बगल में बैठ गए। एक दोस्त ने यह दृश्य देखकर धीरे से कहा, विक्रम, तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम सिर अनुबंधों और शेरों के बारे में बात करते थे, और अब तुम्हारी आंखें उन दो बच्चों को देखकर चमकती हैं। विक्रम सिर मुस्कुराए। उनके दिल में एक साधारण सच्चाई गूंज रही थी। अमीरी बैंक खाते के नंबरों में नहीं होती,
बल्कि तब होती है जब दिल को फिर से गर्मजोशी मिल जाती है। देर रात दोस्तों के जाने के बाद प्रिया उनके बगल में बैठी और अपनी डायरी में पर रखी। उसने धीरे से आखिरी पन्ना खोला और उन्हें पढ़कर सुनाया। आज मैं समझ गई कि सिर खून का रिश्ता ही परिवार नहीं बनाता। परिवार वह जगह है जहां कोई तुम्हारी रक्षा करने की हिम्मत रखता है, तुम पर विश्वास करता है और तुम्हें आगे बढ़ने का विश्वास देता है। मैं उम्मीद करती हूं कि एक दिन मेरी और मेरे भाई की कहानी कई अन्य बच्चों को उम्मीद खोजने में मदद करेगी। विक्रम चुप हो गए। वे अनाही अक्षर एक सुंदर निष्कर्ष की तरह थे, जो उनके द्वारा अभी अभी पूरे किए गए लंबे सर को समेट रहे थे। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखें नम थीं। बेटी, तुमने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं समझा था। शक्ति भी एक दिन तम हो जाएगी, लेकिन प्रेम हमेशा रहेगा। प्रिया मुस्कुराई, अपना सिर उनके कंधे पर टिकाया। रोहन कहीं से दौड़ कर आया, दोनों को कसकर गले लगा लिया। नींद में बोला, हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा, है ना? विक्रम ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। बाहर रात की हवा पेहों को धीरे धीरे हिला रही थी, एक शांत लोरी की तरह। लेकिन उस पल सारे दुख, धोखा, विवाद जैसे गायब हो गए थे। सिर्फ एक छोटा सा परिवार बचा था जो सच्चे प्यार से जोहा हुआ था। और कहानी सिर कानून की मान्यता से तम नहीं हुई, बल्कि उन दिलों के पुनर्जन्म से भी हुई जिन्हें कभी छो दिया गया था। एक अंधेरे बार के कोने से, दो खोए हुए जीवन से एक रोशनी जली, जो हर किसी को याद दिलाने के लिए फैल गई कि कभी कभी सही समय पर बहाया गया एक हाथ, एक पूरी इस्मत और एक पूरे इस्मत कर लाए है, परिवार को बदल सकता है। एक सप्ताहांत की सुबह आसमान सारे नीला था। धूप पूरे बगीचे में फैली हुई थी। प्रिया और रोहन उत्साह से चारों ओर दौड़ रहे थे, नए खिले फूलों के बीच हौस रहे थे। विक्रम बाहर एक लकी की कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में चाय का कप था। उनकी आंखें उन दो बच्चों के हर दम को देख रही थीं। उनके दिल में एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उन्हें याद आया जब वह उनसे पहली बार मिले थे। एक दुबली पतली लकी बारिश में अपने भाई को गले लगाए सो रही थी। उसकी आंखें खोई हुई निराश थीं, लेकिन वह छवि एक लंबे तूहानी सर की शुरुआत बन गई थी। सच्चाई की खोज के दिनों से लेकर अपनी सगी बहन का सामना करने और दम घोंटने वाली अदालती सुनवाइयों तक, सब कुछ एक तूफान की तरह था जिसने सम्मान और शक्ति दोनों को उखा दिया था। लेकिन जब तूफान शांत हुआ तो जो बचा वह पतन नहीं था, बल्कि प्रेम से बना एक नया परिवार था। प्रिया दौड़कर आई, एक ताहा तोहा हुआ पीला गुलदाउदी का फूल उनके हाथ में रखा। चाचा विक्रम, यह आपके लिए है। मैंने टीचर काज काप्स कुरात करबद से सुना है कि गुलदाउदी शांति का प्रतीक है। विक्रम ने फूल लिया और मुस्कुराए। रोहन भी दौड़कर आया और उनके पैर से लिपट गया। चहकती आवाज़ में, चाचा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं गरीब बच्चों के लिए एक घर बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर किसी के पास एक छत हो, जैसे अब हमारे पास है। विक्रम ने धीरे से लड़के के बालों पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में विश्वास चमक रहा था। बेटा, मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकते हो, क्योंकि तुम प्यार करना जानते हो और यही सबसे बड़ी बात है। उस शाम जब तीनों एक साथ सूर्यास्त देख रहे थे, विक्रम ने धीरे से कहा, जैसे एक आखिरी बातचीत, प्रिया और रोहन के लिए और उन सभी के लिए जिन्होंने यह कहानी सुनी है। जीवन कभी कभी बहुत अन्यायपूर्ण होता है। एक अमीर आदमी रेशम में रह सकता है, जबकि एक गरीब को भगाया और अपमानित किया जाता है। लेकिन अगर हम सिर उसे देखकर निराश हो जाएं, तो हम कभी भी रोशनी नहीं ढूंढ पाएंगे। यह तुम दोनों की पवित्रता और साहस था जिसने मुझे महसूस कराया कि न्याय सिर कानून में नहीं है, बल्कि इंसान के दिल में है। और जब प्रेम को सबसे ऊपर रखा जाता है, तो यह एक पूरे परिवार को हिला सकता है।
प्रिया चुपचाप बैठी रही। आंसू धीरे धीरे लुक रहे थे, लेकिन उसके मुंह पर मुस्कान थी। रोहन ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, देखो, आसमान चमक रहा है दीदी। दिन की आखिरी धूप बगीचे पर चमकी उन तीन छोटे लेकिन साहसी लोगों को ढक लिया। सब कुछ एक पुष्टि की तरह था। हर अंधेरा मिट सकता है जब प्रेम की रोशनी हो, और कहानी वहीं तम हो गई। एक शानदार पार्टी से नहीं, विरासत के नंबरों से नहीं, बल्कि विश्वास के दूशे ले गए, पुनर्जन्म से। यह विश्वास कि इस दुनिया में चाहे आप कोई भी हों, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों न हों, जब तक आप अपनी पवित्रता बनाए रखते हैं और एक दूसरे की रक्षा करना जानते हैं, एक दिन न्याय आएगा और दिल ठीक हो जाएगा। और जब दर्शक स्क्रीन बंद करते हैं, तो जो बचता है वह सिर्फ आंसू नहीं है, बल्कि दिल में गूंजता एक सवाल है, अगर मैं रोमर्रा की जिंदगी में एक और प्रिया और रोहन से मिलूं, तो क्या मुझमें उन्हें सहारा देने की हिम्मत होगी? अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, ताकि प्यार का संदेश फैल सके। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर छोड़ें। क्या पता आपके शब्द किसी निराश व्यक्ति को ताकत दे दें। और सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनते और सुनाते रहें। आप लोग कहाँ कहाँ से हमें सुन रहे हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करना न भूलें। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा।